चलिए फिर आखिरी 1.5 घंटा मंडे आफ्टरनून और मई मंथ का आखिरी वीक और क्या शानदार महीना रहा है ये मार्केट के लिए, कंप्लीट ऑपोजिट टू वो सेल इन मे एंड गो अवे। हर्षिता गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक पहले तो। थैंक यू अनुज। और ऑफ कोर्स वीरू जुड़ेंगे हमारे साथ दिल्ली से। एक बार जरा मार्केट का सेटअप डिस्कस कर लेते हैं। एक बड़ा गैप अप, लेकिन उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं, निफ्टी में एटलीस्ट जो हमने सुबह भी चर्चा की थी कि एक गैप अप मिलेगा आपको, लेकिन उसके बाद इंट्राडे में शायद कुछ ना मिले। फ्राइडे को आपने बाय किया तो अलग बात है। बैंक निफ्टी में थोड़ा फॉलो थ्रू है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन गैप अप के बाद बैंक निफ्टी में थोड़ा फॉलो थ्रू। अब 44,400 के ऊपर इस समय हम, और मिड कैप भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है हायर लेवल से। तो बड़ा सवाल यही है, और जो सब लोग पूछ रहे हैं, जिसको हम देने की कोशिश करेंगे, जिसका जवाब देने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर फ्रेश बाइंग करें या यहाँ पर प्रॉफिट टेक करें। ये $1 मिलियन क्वेश्चन। देखते हैं मार्केट किस रुख बदलता है। हर्षिता, छुट्टी कैसी रही आपकी? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस अनुज। मैं जापान गई थी और जितना हमने पढ़ा है ना जापान के बारे में, उससे कई गुना ज्यादा वो खूबसूरत है, और वहाँ के लोग और वहाँ का डिसिप्लिन और जिस तरह से चीजें होती है, इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्चुअली। और मैं इनफैक्ट कई दफा जब रिसर्च कर रही थी ना, कई लोग कहते हैं कि जापान इज इन अनदर फ्यूचर। इट इज एक्चुअली, आई थिंक इंडिया या दूसरे देशों से 10-15 साल आगे चल रहे हैं वो सब लोग। बिल्कुल, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो लोगों में ह्यूमिलिटी है, लैंड ऑफ राइजिंग सन एक्चुअली। चलिए मार्केट की बात करते हैं फिर हर्षिता। और इस बीच ऑफ कोर्स हमने निकाई भी अच्छा खासा तेजी में देखा था। मैंने हालांकि मार्केट पर बिल्कुल नजर नहीं डाली। कल फिर मैं जब पढ़ रही थी ऐसे, मैं वहां पे थी, और वहां पे एक्चुअली हम कितनी आसानी से मार्केट्स की बात कर लेते हैं। मुझे मेट्रोज में किसी की ओर से, या तो पता नहीं बात कर भी रहे हो तो समझ नहीं आया, लेकिन निकाई शब्द वो सुनाई नहीं दिया। बट बहुत ऐसे और चीजें लाइफ में करने के लिए, ऑफ कोर्स और चीजें हैं लाइफ में करने के लिए। लेकिन बहुत ही शानदार सत्र साबित हुआ है आज ऑफ कोर्स। और पिछले हफ्ते से, इनफैक्ट पिछले 2-3 हफ्तों से जो लगातार तेजी का सिलसिला देखने को मिला है। अब निफ्टी बैंक ऑफ कोर्स इवेंचुअली पहुंच गया अपने लाइफ टाइम हाई पर। अब वो निफ्टी भी होपफुली दिखाएगा, लेकिन लोग अभी भी जो साइडलाइंस पर बैठे हुए हैं, उनको एंटर करना है नहीं करना है, क्या करें? क्योंकि कुछ लोगों के बीच में है कि हम इतना पैसा नहीं लगा पाए जितना लगा सकते थे। देखिए हर्षिता, बड़ी रैली आप मिस कर चुके हैं। हाँ। अगर आपने मिस कर दी तो वो बड़ी रैली आप मिस कर चुके हैं। अब आपको जैसे कहते हैं ना, अगर आप एक बस निकल जाए तो उसके पीछे भागेंगे तो गिरने का डर है, प्लस बस स्टैंड भी पीछे छूट जाएगा। इससे अच्छा अगली बस का वेट करें आप, वो आएगी थोड़ी देर में आएगी। लेकिन अगली बड़ी तेजी के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन इंट्राडे मार्केट ने ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ दी। फ्राइडे को आप यहाँ थी नहीं, लेकिन हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि 18,450 के ऊपर 18,600 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो 18,600 के लिए तो बने रहें और पोजीशन कैरी करें। मैं एक चीज़ कहूँगा, आज मार्केट बंद है, यूएस मार्केट, और ये पूरी की पूरी रैली वो डेड डील के चलते हुई है। बहुत कुछ प्राइस इन है अब। मेरे ख्याल से अब यहाँ पर आपको 18,600 हमारा एक टारगेट था, वो मीट हुआ है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने आपको ऑल टाइम हाई से पहले काफ़ी तंग किया, अब निफ्टी यहाँ से लेकर 18,800 के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है। ये जो 3 दिन की आपने रैली प्ले कर ली, अब इसमें आप मुनाफा बांधिए और थोड़ा साइड पे बैठिए। अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी? अगर आपको मार्केट थोड़ा रिएक्शन दे दे 18,450 तक का, 450 ना भी आए, 18,450 480 तक का अगर जोन आपको मिलेगा, वो फिर नहीं मिस करना है, वहाँ पर आपको बाय करना है। अभी अगर आप बाय करेंगे तो पैसा बनेगा आपका, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। हो सकता है मार्केट एक बार बीच में आपको करेक्शन भी दिखा दे। और एक कुछ थ्योरीज होती हैं हमारी, जब सब कुछ पॉजिटिव लगने लगे तो मार्केट में काफ़ी क्लोज होते हैं आप एक एक्सीडेंट से। अब आप देखिए पुट कॉल रेशो देख लीजिए, अब आप एफआई की लॉन्ग पोजीशनिंग देख लीजिए। इस समय पुट कॉल रेशो करीब 1.4 के करीब पहुंच रहा है, ठीक है। एफआई लॉन्ग पोजीशनिंग मेरे ख्याल से आज 65-70% तक पहुंचने के चांसेस हैं अच्छे खासे। तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करें। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पे एक सुबह भी हमारा व्यू ये था कि थोड़ा फॉलो थ्रू बाकी है बैंक निफ्टी में, और मुझे लग रहा है अभी भी आपको यहाँ से और 250-300 पॉइंट शायद मिल जाए। तो 44,500 से 44,750 ये एक जोन है जहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करें। और बैंक निफ्टी पे आपको याद होगा, हम शुरू से ही कह रहे थे कि ये पोजिशनल वाली ट्रेडिंग है, ये आप 200-300 पॉइंट के लिए इसको आप नए हाइस के लिए और मई में 45,000 के लिए अप्रोच करें। अब वो ऑलमोस्ट आपके आ गए हैं, 500-600 पॉइंट बचे हैं। लास्ट के 250 पॉइंट आप किसी और को दे भी देंगे तो चलेगा। 44,700 750 जैसा मैं कह रहा हूँ, वो अभी के लिए नियर टर्म सीलिंग लग रही है मुझे। 45,000 आउटसाइड पॉसिबिलिटी है कि 45,000 भी एक बार चले जाएं हम, लेकिन फिर वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है, वैल्यूएशंस आपके फेवर में नहीं है। लोअर लेवल पर मार्केट भी आपके फेवर में था, वैल्यूएशन भी आपके फेवर में थे।
अब मुझे लग रहा है एक जो आज आरबीआई गवर्नर ने बात कही ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और मेरे ख्याल से आरबीआई गवर्नर को भी थोड़ा लग रहा है कि थोड़ी मार्केट ओवरहीटेड हो रही है। अगली पॉलिसी में मुझे लग रहा है वो थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बोल सकते हैं शायद, जो उन्होंने अभी एएलएम को लेकर कहा। Correct. और पहले भी उन्होंने कहा था कि नए एनपीएस हमेशा तब बनते हैं जब सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। Yes. आज की डेट में आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सीडेंट का एक रिस्क होता है, तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा आप यहाँ पर संभल जाएं, थोड़ा अपना पोर्टफोलियो, एक और चीज़, इस समय अपने पोर्टफोलियो पर ध्यान दें। अगर आपकी ख़राब क्वालिटी के स्टॉक्स चले हैं, पिछले 1 महीने में चले ही होंगे, सारे स्टॉक्स चले हैं, तो उनमें सब निकलिए और हाथ जोड़िए कि अब दोबारा इन स्टॉक्स में नहीं एंटर करेंगे, और अच्छे स्टॉक्स में आइए, कैश लेवल रेज करिए, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करिए। जी हाँ, और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अराउंड द कॉर्नर ही है, थोड़ा सा ब्रीदर शायद मार्केट ले और उसके बाद उस बड़े मूव की तरफ हम जाएं। वीरू, आफ्टरनून, बताइए, स्टॉक स्पेसिफिकली भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है, भले ही कुछ पॉकेट्स में हमने देखी है मुनाफा वसूली। जी हाँ हर्षिता, गुड आफ्टरनून। अनुज, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग बाकी स्ट्रॉन्ग है, और मैं कहूँगा हर्षिता कि इस वक्त एग्जैक्टली कैपिटल गुड्स, मतलब कैपिटल गुड्स में जब शुक्रवार को हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की तेज़ी एंजॉय कर रहे थे, लास्ट वीक के इनिशियल पॉज के बाद बहुत अच्छी बाइंग इमर्ज हुई है। जस्ट फॉर इंस्टेंस ऑफ एस्ट्रल आपकी स्क्रीन पे 1804 पे डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। टॉप आई थिंक स्विंग देने वाले स्टॉक्स में आई थिंक इस सीरीज के सेकेंड डे ये स्टॉक शामिल है, कैपिटल गुड्स। एस्ट्रल में करीब 7.6% का बिल्डअप, एबीबी में करीब 4.2 का, और वोल्टास में करीब 1.4 का, लेकिन एस्ट्रल में एक सुपर लॉन्ग बिल्डअप दिखा गया है आज। बैंकिंग में कोई बहुत शार्प हुआ एडिशन नहीं है, तो मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा यहाँ पर, बट इट्स कैपिटल गुड्स और कैपिटल गुड्स। एनबीएफसीज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। आईसीआईसीआई प्रू लगभग 7.4%, श्रीराम फाइनेंस लगभग 6%, कैनफिन होम में करीब 4.2% और मन्नपुरम में लगभग 3.9% का हुआ बिल्डअप था। अच्छी ओपनिंग हुई, अच्छा अगर आप देखें बिल्डअप है यहाँ पे। निफ्टी मेटल इंडेक्स में आज एक मूव काफ़ी अच्छा था, और सुबह से स्विंग काफ़ी अच्छा देखा गया है। यहाँ पर हिंद कॉपर और नालको, ये दो ऐसे स्टॉक्स जिसमें काफ़ी सब्सटेंशियल हुआ बिल्डअप हुआ है, और एक स्टॉक और एफएमसीजी में एक आईटीसी एट 4, मतलब एट ऑल टाइम हाई, यहाँ पे करीब 5% का बिल्डअप, और एक इसी बास्केट में बलरामपुर चीनी 2% का बिल्डअप। लेकिन अगर आप कहें और पूछें कि सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेस क्या नजर आ रहा है, आई थिंक इट्स कैपिटल गुड्स। अनुज, बिल्कुल, कैपिटल गुड्स में शानदार बिल्डअप। चलिए फिर एक काम करते हैं, हर्षिता के पास चलते हैं बिग वॉल पर, और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स जान लेते हैं। हर्षिता जी हाँ, यहाँ पर भी कई सारे बड़े मूवर्स देखने को जरूर मिले हैं। जो ट्रेंड है वो जाहिर तौर पर तेजी का ही बनता दिखाई दे रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एमएनएम देखिए, अभी 4% ऊपर था, करीब 4% तक के गेंस, 1332 के आसपास नतीजे हमने ऑफकोर्स फ्राइडे को देखे हैं, और कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग। उस कमेंट्री पर आज जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं स्टॉक को आसमान की तरफ लेकर जा रहे हैं। हिंडाल्को में हमने देखा है करीब 2% तक का इजाफा। एसबीआई लाइफ, इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं अच्छी तेजी बनती हुई। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की खबर, जहां पर बैंक और धीरे धीरे करके 4% हिस्सा बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, तो वो स्टॉक 9-10% ऊपर है। आरबीएल बैंक के लिए एक मजबूत सत्र, पीएफसी में 3% की तेजी, और एक और इंश्योरेंस प्ले यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी तेजी में देखने को मिला। तो इंश्योरेंस एज अ सेक्टर आपने देखा होगा, 3 स्टॉक्स तो यहीं पर हमने ट्रेंडिंग में आपके लिए गिन लिए हैं। ओएनजीसी 9,256 करोड़ के आसपास का जो नेट लॉस आया है, उसके चलते स्टॉक आज बिकवाली के घेरे में। सन फार्मा में भी हमने देखा है थोड़ा सा साइडवेज मूव है उस न्यूज डेवलपमेंट पर। सिटी यूनियन बैंक के नंबर्स बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आए, 9.5% का दबाव, और बालकृष्ण जिसको हमने हेडलाइंस में भी मेंशन किया था, वहां पर भी 7% तक की तेजी देखने को मिली है। तो मार्केट साफ कह रहा है कि जहां पर अच्छा परफॉर्मेंस उसको रिवॉर्ड किया जाए, जो पसंद नहीं आया वहीं के वहीं मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए हमारे जानकारों को अब जोड़ना शुरू करते हैं। हमारे साथ एक दमदार पैनल है। फंडामेंटल्स पर ऑफ कोर्स हम बात करेंगे शरद अवस्थी से। इसके अलावा टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, अमित सेठ और प्रशांत सावंत हमारा साथ देंगे। 2:30 पर खासा फोकस कैपिटल गुड्स की एक कंपनी भेल पर रहेगा। यतिन बताएंगे आपको यहाँ क्या चल रहा है। फिर 2:40 पर हर रोज की तरह 4 का चौका, सस्ता ऑप्शन के लिए प्रशांत सावंत तैयार रहेंगे। राजेश सातपुते आज देंगे एफएनओ का सुपरस्टार, मानव से लेंगे चार्ट का चमत्कार, तो मिड कैप फंडा देंगे शरद अवस्थी। 2:45 पर सुमित आएंगे कल के नतीजों पर, और कल 2 दिग्गज कंपनियां निफ्टी वाली, अपोलो हॉस्पिटल और अदानी पोर्ट है। ऑफकोर्स कैश में एक लंबी लिस्ट है।
इसके अलावा 2:50 पर हमारे साथ एलेक्सर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता भी जुड़ने वाले हैं और 3 बजे फिर डीलिंग रूम का जायजा, BTST ट्रेड्स और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। चलिए फिर ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। इस बीच GMR एयरपोर्ट्स अब 10% नीचे और बालकृष्णा 6% नीचे, लेकिन सिटी यूनियन बैंक अभी भी टॉप लूजर 11% नीचे। निफ्टी अब कोशिश कर रहा है मॉर्निंग हाइज की तरफ बढ़ने के लिए 18,621। निफ्टी फ्यूचर्स इस समय एक्चुअली डे हाई पर है। निफ्टी स्पॉट अभी भी थोड़ा दूर है, 18,641 था निफ्टी फ्यूचर्स का हाई, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स में हाई के काफ़ी करीब हम 18,702 पर। चलिए फिर ट्रेड लेना शुरू करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टीम। इस समय मुझे पसंद आ रहा है वो है हीरो मोटर्स। चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, ट्रेड कर रहा है 2788 पर। मुझे लगता है ये करीब जा रहा है करीब 2800 की तरफ। स्टॉप होगा बहुत टाइट 2780 का लगा दे स्टॉप, तो चलेगा 2800 के लिए हीरो मोटर्स। ओके, हीरो मोटर कॉप 2791 बहुत स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स लेके ये मतलब कमांड कर रहा था रोलोवर्स और ऑटो स्पेस में, और करीब 2791 पे ट्रेड करता हुआ। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून विवेक जी। देखिए, अभी के लिए तो लुपिन पे खरीदारी करनी है और लुपिन पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। करीब 8-10 दिनों के कंसल्टेशन के बाद इस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिला है। बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। और देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक इनवर्स रेंज पैटर्न दिखेगा। और याद रखिए, ये जो लेवल्स हम 800 रुपए के ऊपर देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से फरवरी 2022 के बाद पहली बार लुपिन 800 रुपए के ऊपर ट्रेड करने लगा है। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 789 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 835 835 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। 810 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 25-26 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 17.90 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस ऑप्शन में। 890 का कॉल ऑप्शन लुपिन का और 40 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, तो लुपिन में एक तेजी की पोजीशन आप लेकर चले। ये एक बाय साइड का ट्रेड है। सीधे तो चाहे तो सीधे फ्यूचर्स में ले सकते हैं या फिर 810 का कॉल आप खरीदेंगे तो 40 तक का टारगेट रहेगा। अमित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है? हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी ऑन द पैनल। हर्षिता मैम, इस समय जो मुझे ट्रेड अच्छा लग रहा है दैट इज अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक इसने पुल बैक दिया था ऑर्डरली वे में, जिसने जाके कंसोलिडेटेड काफी किया अपने 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। और आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि अल्ट्राटेक में एक वापस स्ट्रॉन्ग अपटिक है इस पुल बैक कंसोलिडेशन के बाद। इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स आर वेल प्लेस्ड। 7836 इसका प्राइस है अल्ट्राटेक सीमेंट का। इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 7775 का और हमारे टारगेट्स रहेंगे 7975 7975 के। ओके, 7975 के टारगेट अल्ट्राटेक सीमेंट में। सुबह स्पॉटलाइट में हमने इसकी बात की थी और लग रहा था कि शायद कुछ तैयार है ये कुछ खास करने के लिए। इस समय एक रैली यहाँ पर और एक बाय कॉल आपके लिए। राजेश सतपुते को जोड़ लेते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड क्या होगी? गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, देखिए जो 10 बजे ट्रेड शेयर किया था उसी को रीअट्रेट करूंगा। M&M फाइनेंस, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो बेहद स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। साइडवेज चला और अभी यहाँ पे मोमेंटम जो है वो शुरू हुआ है एट अ लेवल ऑफ 286। इट्स अ बाय 284 282 का स्टॉप लॉस होगा। और जो टारगेट दिख रहा है मुझे लगता है कि यह जो रिसेंट हाई था 295 का वो एक बार के लिए रिटेस्ट होगा, प्रोबेबली सरपास भी होगा। सो 295 से लेकर 300 ये इसका टारगेट बनेगा। तो इट्स अ बाय इन M&M फाइनेंस। M&M फाइनेंस में एक बाय कॉल आप लेकर चले इस समय। शरद, गुड आफ्टरनून, आपकी अप्रोच क्या है इस मार्केट पर? क्या ट्रेड आइडेंटिफाई किया है? जी, गुड आफ्टरनून। बेसिकली अप्रोच हमारी यही है कि थोड़ी बहुत करेक्शन यहाँ वहाँ देखने मिल सकती है, बट ब्रॉडर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ही रहना चाहिए। और जो यूएस रिसेशन का ओवरहैंग है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद इन हमारी हिस्ट्री का सबसे वेल एंटिसिपेटेड रिसेशन है। तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट की हम वहां से भी उम्मीद नहीं कर रहे। थोड़ी बहुत करेक्शंस यहाँ वहाँ हो सकती है, बट वैल्यूएशन वाइज हमें लगता है यहाँ से अभी भी डिसेंट अपसाइड बाजारों में बचती है। हमें लगता है ब्रॉडली बाजार का साइकिल काफी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। सीवी साइकिल पर्टिकुलरली काफी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो अशोक लेलैंड इन वैल्यूएशंस पे काफी डिसेंट बेट है। एक्सपोर्ट्स पे सरकार की नीतियां काफी स्पष्ट हैं कि वो उसको तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, वो पॉजिटिव रहना चाहिए। अर्बनाइजेशन के साथ जैसे जैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करते हैं तो बसेस की डिमांड काफी रोबस्ट रहनी चाहिए।
कंपनी एलसीवी सेगमेंट में अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की बात कर रही है जहां भी उनकी प्रेजेंस कम है। स्विच मोबिलिटी में भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 9 महीने 12 महीनों में आपको कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट निकल के आ सकती है इन्वेस्टर वगैरह इंक्लूजन की। तो नए फंड इन्फ्यूजन के साथ वहां पे भी ईवी स्पेस में भी काफी अग्रेसिव ग्रोथ आ सकती है। तो बट अगर कंजर्वेटिवली भी मान के चलें तो अगले 2 साल में हमें लगता है टॉप लाइन में 8 से 10% की ग्रोथ 10 से 12% की ग्रोथ आसानी से आनी चाहिए और अर्निंग्स लगभग डबल होनी चाहिए। अभी 4-4.5 रुपए के आसपास आई है तो बढ़ के करीब 9 रुपए के आसपास आ जानी चाहिए। तो 10 टाइम ईवी बिटा पे ट्रेड करता है और 17 रुपए लेलैंड फाइनेंस की वैल्यूएशन अगर 1 टाइम प्राइस टू बुक पे लेते हैं तो हमें लगता है 190-95 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से अशोक लेलैंड। ओके 196 पे अशोक लेलैंड बाय है। याद रखिएगा लास्ट वीक इसके नंबर्स रिपोर्ट हुए थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स, बट नंबर से पहले चल काफी चुका था तो बैकफुट पे आया, 2 दिन रिट्रेस हुआ, लेकिन आज कल और गुरुवार एक्सपायरी डे में इसका जो लो था पोस्ट दैट डिप उसका एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज था और शायद यहाँ पे इसको एक अच्छा लेवल मानते हैं एंट्री के लिए। मीनवाइल इंडेक्स में निफ्टी में जो पुश आ रहा है उसमें 2-3 स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन है और एक कंट्रीब्यूशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। राजेश जी, मुझे जहां तक मैं सही हूं मेरे ख्याल से सुबह आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज कॉल थी, शुक्रवार के भी आई थिंक लास्ट के 2 घंटे को स्पॉन्सर किया था निफ्टी के स्विंग को रिलायंस ने। आज की कैंडल का लो एग्जैक्टली परसों का हाई यानी शुक्रवार का हाई है, अभी करीब 2522 पे। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस स्टॉक पे? और मेरा सिंपल डिस्क्लेमर यहाँ पर है, जो चैनल देख रहे हैं आप CNBC आवाज, उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। अब बताइए आपका टेक। वीरेंद्र जी, देखिए टेक तो डेफिनेटली लॉन्ग साइड का ही होगा और इनफैक्ट जो सुबह हम लोग जो देख रहे थे कि ये अपने लेवल को यानी ब्रेकआउट को रिस्पेक्ट करता है, तो ब्रेकआउट था 2520 का, तो 2520 से ही ये आज भी देखिए 2523 का लो है। तो मुझे लगता है ये जो 2600 का टारगेट है ये अभी भी इंटैक्ट है, तो यहाँ पे बाय साइड की पोजीशन बनाई है। स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 2510 का। ओके काफ़ी मोमेंटम स्टॉक्स में एस्ट्रल इस समय अब डे हाई पर और अच्छा 7.5% का बिल्डअप यहाँ पर। चंबल फर्टिलाइजर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग आज एक्चुअली, शायद ऐसा लग रहा है कि आज काफ़ी ख़राब नंबर्स के बावजूद ये स्टॉक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। इसका ये कैश का प्लेट हो गई, एक बार इसका फ्यूचर्स का डेटा लेकर आइए, काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब काफ़ी बड़ी डायकॉटमी है, मैंने देखा नहीं इतना बड़ा डायकॉटमी कभी हुआ हो। नेक्स्ट ये देखिए फ्यूचर्स में इस समय 2%। हाँ नहीं 2% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है शायद ये, लेकिन एक मेरे ख्याल से मैं इसका चार्ट देख रहा था, या तो मेरी स्क्रीन पर शायद रेट थोड़ा सा कुछ गड़बड़ आ रहा है, लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी है यहाँ पर। हाँ 2% ऊपर है एक्चुअली, और फ्यूचर हाँ और ओपन इंटरेस्ट डाउन है करीब 19% ओपन इंटरेस्ट डाउन है आज तक। और एक्चुअली फ्यूचर्स का हमको इंटरडे दिखाई नहीं देता शायद, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब आज ये काफ़ी बड़े डिस्काउंट पर था और अब ये पूरा का पूरा डिस्काउंट यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है प्रीमियम में, और फ्यूचर्स में ये स्टॉक एक्चुअली 2% ऊपर है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस पर कोई व्यू मानस चंबल फर्टिलाइजर्स पर? देखिए कोई ऐसा एक्शनेबल आइडिया तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक करेक्ट हो रहा है, कोशिश कर रहा है 280 के आसपास बॉटम बनाने की, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आया है क्योंकि अभी भी 20 डे और 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर खरीदारी केवल 295 के ऊपर करेंगे, और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 282 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, उसके नीचे आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है और फिर आपको 265 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो पोजीशन में बने रहिए, 282 का स्टॉप लॉस लगाइए, फ्रेश खरीदारी 295 के ऊपर करेंगे। बिल्कुल। अच्छा एक और स्टॉक जरा लेकर आइए जरा एक बार, BHEL। नंबर सुबह काफ़ी पेडेस्ट्रियल थे, लेकिन स्टॉक इस समय डे हाई पर और करीब 4.5% का जंप यहाँ पर, और अच्छा मूव इस समय इनफैक्ट BHEL में। राजेश जी, ये स्टॉक कई बार चलता है इस तरीके से, कॉन्ट्रा मूव दिखाता है, क्या ये वही मूव है, फिजल आउट होने के रिस्क हैं या कुछ फ्रेश लग रहा है यहाँ पर? अनुज जी देखिए, फिजल आउट होने के रिस्क मुझे फ्रेंकली चैनल चार्ट देख के नहीं लगता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चार्ट यहाँ पे कैंडलस्टिक पे बुलिश एनगल्फिंग आया, यहाँ पे राइज इन वॉल्यूम में, गेन इन ओपन इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है यहाँ पे नेगेटिव न्यूज पे पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं कि खींच लिया है काउंटर ने। तो हम यहाँ पे तो लॉन्ग साइड की रिकमेंडेशन देंगे, मुझे लगता है यहाँ पे 80 का स्टॉप लॉस होगा पोजिशनली, और इसका एक टारगेट सेट करे करीबन 90-92 का पोजिशनली। तो मेरे हिसाब से आज जहां डिप मिले उसमें भेल को ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा स्टॉप लॉस विल बी एट 80। BHEL कैपिटल गुड्स में आज पोस्ट ओपनिंग BHEL की ओपनिंग काफ़ी नीचे हुई थी, लेकिन वहाँ से थोड़ी बाइंग इमर्ज हुई।
डेरिवेटिव्स में अगर आप देखें तो आज BHL में अप्रॉक्सीमेटली ओ एडिशन है 5.5% का, लोअर एजेस पे काफ़ी ओ एडिशन हुआ है। अब आते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पे जो कि अब ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में जंप कर रहे हैं। एक बार अमित देखिएगा आप टाइटन, डायरेक्टर साहब एक काम कीजिएगा, गोल्ड भी रखिएगा स्क्रीन पे और पैरेलली अलाइन करके टाइटन भी रखिएगा। अमित, टाइटन 5 अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक की जो राइजिंग चैनल थे उसके भी हाइस को क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ, क्योंकि ये कमेंसमेंट ऑफ नई सीरीज हुआ है अभी तो हम ऑप्शंस को चेस कर सकते हैं। आपका टेक क्या है अमित? डायरेक्टर साहब जरा प्लीज 2800 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे। क्या इस कॉल या फिर फ्यूचर्स को चेस करना चाहिए टाइटन में इस वक्त? जी काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है वीरेन जी टाइटन का, और मुझे ऐसे स्ट्रक्चर काफी अच्छे लगते हैं जो एक रन अप दे और उसके बाद एक यू शेप फॉर्म बनाए, जिसको कहते हैं एक शैलो पुल बैक। शैलो पुल बैक मतलब होता है कि जस्ट प्रॉफिट बुकिंग, मेन ट्रेंड इंटैक्ट है, 10 और 20 डेमा पे इसने एक शैलो पुल बैक किया, वहां से एक यू शेप पैटर्न बनाया और वापस इसका अप ट्रेंड रिज्यूम हो गया है। तो जब पुल बैक शैलो होता है दैट मींस द ट्रेंड, मेन ट्रेंड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो काफी इसमें बुलिश पोजीशन डेफिनेटली फ्यूचर्स में भी बनानी चाहिए और ऑप्शन का भी लेना चाहिए। किसी को अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करना है 2797 इसका प्राइस है, छोटा सा स्टॉप लॉस रखे लगभग 25 रुपए का, दैट कम्स अराउंड 2775, और टारगेट्स लगभग 2850 से लेके 2875 तक के रहेंगे। और अगर किसी को ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो 2800 का ऑप्शन अभी ट्रेड कर रहा है लगभग 58 रुपीज के आसपास। इसे छोटा सा एक स्टॉप लॉस रखे 48 रुपीज का, और मुझे लगता है इसमें 85 से 90 रुपीज के प्राइजेस पॉसिबल हैं आज या कल सुबह तक। तो एक बड़ा मूव टाइटन तैयारी करता हुआ 2800 का कॉल लेने की सलाह यहाँ पर आ रही है। अच्छा, इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो पहला ट्रेड आया था वो हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से आया था, गावा साहब ने जो दिया, फिर अशोक लेलैंड की बात हुई, और आज ऑटो इंडेक्स अगर आप देखेंगे वो तेजी की तरफ ही बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉल कर्टसी M&M जिसमें बड़े मूव्स हैं, 4% तक का इजाफा, देखिए करीब 0.5% के गेन्स निफ्टी ऑटो इस समय कमा कर दे रहा है। और इस मई के महीने में अगर आप ध्यान देंगे, TVS जैसा काउंटर 14% के रिटर्न्स दे चुका है, आयशा में 12% की कमाई हुई, हीरो मोटो में 9% की कमाई हुई, लेकिन फोर व्हीलर साइड पर मारुति 8%, M&M करीब 8.5%, टाटा मोटर्स 7% तक के गेन्स देकर गया है। तो मई का महीना दरअसल ऑटो कंपनियों के लिए अच्छा था। शरद, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी M&M पर, स्पेशली ऑफ कोर्स हमने देखा नंबर्स डिटेल में, लेकिन उसके बाद कंपनी की तरफ से जो कमेंट्री आई है स्पेशली कैपेक्स को लेकर, जहां पर M&M क्लियरली कहता है कि वो दरअसल ऑटो सेगमेंट में 9,500 करोड़ रुपए खर्च करते हुए दिखाई देंगे FY24 के लिए। EV सेगमेंट के लिए 3,200 करोड़ तक का कैपेक्स इन्होंने अनाउंस किया है इस वित्त वर्ष में। एंड अगर आप इसकी कंपैरिजन करें जो टाटा मोटर्स ने किया था, टाटा मोटर्स का भी स्टॉक अगर आप देखें नंबर्स के बाद अच्छी तेजी दिखा रहा था, उस कैपेक्स पर ही 8,000 करोड़ सिर्फ इंडिया बिजनेस के लिए था, और ओवरऑल 38,000 करोड़ जिसमें JLR के लिए भी उन्होंने एक अच्छा खासा अमाउंट एलोकेट करने का प्लान बनाया है। इन कैपेक्स प्लान्स को आप कैसे पढ़ेंगे? क्या ये एक साइन है उस ओवरऑल डिमांड ओवरहॉल की, और इस समय अगर पोजिशनिंग होनी है किसी की ये फोर व्हीलर साइड पर, आपके लिए प्रेफर्ड ट्रेड क्या रहेगा? इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए, और हमारा ये मानना है कि डिमांड काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए अक्रॉस इंडिया। अगले 6 महीने तो आप मान के चलिए कि ज्यादातर लोगों को जो ऑर्डर बैकलॉग है उसी को पूरा करने में लगभग निकल जाएंगे, और सप्लाई साइड के जो इश्यूज थे वो भी लगभग पूरी तरीके से नॉर्मलाइज हो गए हैं। तो ज्यादातर कंपनीज को उसका भी फायदा होगा। M&M की नई लॉन्चेस को काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। इलेक्ट्रिक में इनके पास बहुत सारी तरीके की फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, बट अभी तक कंपनी ने उस पर कैपिटलाइज नहीं किया है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जैसे जैसे इलेक्ट्रिक पे ये और कैपिटलाइज करते हैं तो ज्यादातर कंपनीज को वहीं पे कैपेक्स ज्यादा करना पड़ रहा है, और पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अभी तो उम्मीद ये की जा रही थी कि अगले 2-1 साल शायद फ्लैटिश काइंड ऑफ ग्रोथ देखने को मिलती M&M में, बट इस कैपेक्स के बाद हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगले 2 साल की अर्निंग्स में आपको एटलीस्ट 10-12% जैसी ग्रोथ की उम्मीद ग्रेजुअली बाजार करने लगेगा। तो वो होता है तो लगभग अभी हम लोग 87-90 रुपए की अर्निंग्स के हिसाब से मॉडल कर रहे थे, तो 10-15% एडिशनल अगर आता है तो आप मान लीजिए कि 100 रुपए के आसपास की अर्निंग है, और उस पर 18-20 का मल्टीपल मेरे हिसाब से जैसे जैसे ये सब्सिडियरीज में भी जो स्टेक्स वगैरह है वो रिजॉल्व कर रहे हैं उसका फायदा मिलता है। तो 1600 से 1700 तक के लक्ष्य हो सकता है M&M के लिए। टॉप बेट के हिसाब से मुझे लगता है अब इन लेवल्स पे
टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प हमारी बेस्ट बेट रहेगी, और फोर व्हीलर स्पेस में मुझे लगता है मारुति पे बेट लेना चाहिए 10,000 10,500 से 11,500 तक के लक्ष्य के लिए। ओके, अच्छा, SML इसूज़ू का एक बार स्टॉक लेकर आइए। अभी अभी नंबर्स आए थे। हर्षद, इस कंपनी को मैं ट्रैक करता था बहुत पहले, 2015-16 में ये स्टॉक 1100-1200 के हाई लगाए इसने। इसके बाद एक वन वे बेयर मार्केट आई स्टॉक में जो 300 रुपये तक ले गई थी इसको, और अब एक बार फिर वो रिकवरी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इस बार के, आप नंबर्स देखिए, लॉस से प्रॉफिट में आई कंपनी, करीब 11.5 करोड़ का लॉस था, उसके मुकाबले 25 करोड़ का प्रॉफिट। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने लॉस डिक्लेयर किया था 100 करोड़ का, और इस साल 25 करोड़ के प्रॉफिट के बावजूद ओवरऑल प्रॉफिट साल का 17 करोड़, मतलब पिछले 9 महीने में भी लॉस था। तो एक तरीके से क्या ये थोड़ा सा टर्न अराउंड क्वार्टर है। ऑब्वियसली एक टाइम था जिसमें फोर्स मोटर्स और SML इसूज़ू, ये दोनों ने बहुत शानदार मूव्स दिखाए थे, क्योंकि वो सब स्कूल बसेस, एम्बुलेंसेस, बसेस ओवरऑल इस फील्ड में हैं। लेकिन फिर एक फेज़ आया जिसमें ये बिल्कुल भूल गए लोग इन स्टॉक्स को, दोनों स्टॉक्स को, और अब एक थोड़ा सा कमबैक, स्टॉक इस समय करीब 8% ऊपर। और शायद मार्केट को ये कुछ हद तक पता था पिछले कुछ टाइम में टर्न अराउंड, और आप देखें तो 12 महीने का चार्ट इस समय 87% ऊपर। शरद जी, इस पर आपका कोई व्यू है क्या? SML इसूज़ू को एक टाइम पे बहुत ट्रैक था ये स्टॉक। जी, बेसिकली हुआ क्या है इस कंपनी में कि जैसे भी ये नए प्रोडक्ट्स वगैरह लाए हैं, उस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन रीच इनकी ठीक बराबर एस्टैब्लिश नहीं हो पाई। कुछ जो पिकअप ट्रक्स टाइप तो इनके प्रोडक्ट थे वो काफी स्ट्रॉन्ग थे, सेमी SUV टाइप, और प्रोडक्ट्स इनके काफी अच्छे थे, बट डिस्ट्रीब्यूशन रीच की हमेशा इनको प्रॉब्लम रही है, और कुछ ना कुछ, जैसा आप भी बोल रहे थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनको प्लेग करती रहती है। और साइज वाइज भी बहुत बड़ी कंपनी है नहीं, 1600-1700 करोड़ के मार्केट कैप पे, तो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी काफी कम रहता है। तो मुझे लगता है वो लिक्विडिटी वाली प्रॉब्लम भी है, और बेसिकली ये है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे कमिटमेंट्स, बहुत सारी प्लानिंग्स इनकी डीरेल हो जाती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक आधा क्वार्टर रहता है, कोई बड़ा इन्वेस्टर अगर आता है तो थोड़ा आपको प्राइस मूवमेंट भी दिख जाता है लिक्विड होने की वजह से, बट लॉन्ग टर्म में पिछले 5-7 सालों में मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे ये कंपनी उतना ग्रो नहीं कर पाई जितना इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल में दम है। निफ्टी लेकर आइए। एकदम से पिछले 2 मिनट में बैंक निफ्टी 100 पॉइंट गिरा, और उसका रीज़न है ICICI बैंक। एक बार बैंक निफ्टी इंट्राडे दिखाई देगा आपको स्क्रीन पर, और ये ऑब्वियसली क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी इतना बड़ा इंडेक्स और 270 पॉइंट ऊपर है। नहीं, इंट्राडे ले आइए वापस, एक बार बैंक निफ्टी का इंट्राडे देखिए। अब करीब एंड फ्रॉम डेज हाई एक बार अगर दिखा दे, 44,483 वाला 44,297, 295, तो करीब 150-200 पॉइंट का स्विंग एकदम से बैंक निफ्टी में आया। और एक बार जरा हाँ, और उसके बाद ICICI बैंक का इंट्राडे लेकर आइएगा। उसके बाद ये बैंक निफ्टी है, टिक बाय टिक आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। 44,411 से देखिए 186 पॉइंट बैंक निफ्टी, और जब शुरुआत की थी तो ऑलमोस्ट डे हाई पर थे हम, तो ये मान कर चलिए कि ये इसमें से करीब 150-160 पॉइंट पिछले 3-4 मिनट में आए हैं। उसके बाद ICICI बैंक का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए एक बजरा। ICICI बैंक में भी एक थोड़ा सा नॉक आया, और उसकी वजह से ये बैंक निफ्टी में इम्पैक्ट आया। ये इंट्राडे देखिए क्या, ICICI बैंक अब डे लो पर। और एक चीज़, आज सुबह मैंने एक चीज़ की वार्निंग दी थी हर्षदा, कि निफ्टी IT पहला इंडेक्स होगा जहां पर आज आपको सुबह से प्रॉफिट टेकिंग विजिबल होगी, और वो निफ्टी IT कहाँ खुला, और अब देखिए निफ्टी IT अब 0.5% नीचे है निफ्टी IT, और हाई से करीब 400-450 पॉइंट फिसला। ये लीडिंग इंडिकेटर था मार्केट का कि आज मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। और इन्फोसिस देखिए, अब इस समय इन्फोसिस अब आ गया है डे लो पर इस समय। लेकिन गाबा सर, इस रिएक्शन में ICICI बैंक के और बैंक निफ्टी के बाय बनता है या फिर साइडलाइंस पर रहेंगे अभी? आई थिंक साइडलाइंस रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि काफी हद तक दौड़ चुका है, ये बात तो पक्की है। प्रॉफिट बुकिंग की जगह ब्यूटीफुल प्लेस, मेरे ख्याल से बाय तो नहीं करना चाहिए। एक दिन या 2 दिन रुक भी जाए तो नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन अच्छी जगह पर बाय करना है। ट्रेंड स्ट्रक्चर ICICI बैंक का अभी पॉजिटिव है, लेकिन रिएक्शन की जरूरत है साइडवेज जोन पे, तो बेस्ट अवॉइड ICICI बैंक। चीज़ मैं बताऊं मैं आपको, आज आपका इंडेक्स ट्रेड में पैसा कैसे बना होगा, शॉर्ट करके। एक्चुअली अगर आप देखें निफ्टी का फॉर एग्जांपल, एक बार चार्ट लेकर आइए। निफ्टी का ओपन हाई दोनों ऑलमोस्ट सेम था, और वहाँ से आप ने एक रिजेक्शन मारा हायर लेवल पर, और करीब इंट्राडे में आपको लॉन्ग ट्रेड में पैसा नहीं बना होगा, शॉर्ट ट्रेड में फिर भी 50-60 पॉइंट बन गए होंगे। इवन बैंक निफ्टी में भी आपको 187-200 पॉइंट के करीब हाई लेवल से मिले, और इसीलिए ये मतलब मार्केट में पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी है। आज सुबह आप लॉन्ग करके इंट्राडे में पैसा नहीं बना सकते थे। मार्केट का ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है, ये हम ये नहीं कह रहे कि मार्केट का ट्रेंड बदल गया। हो सकता है कि ये डिप तुरंत बाय भी हो जाए, लेकिन जगह
सही नहीं है फ्रेश बाइंग की। थोड़ा मार्केट को रिएक्शन की ज़रूरत है। हो सकता है मार्केट में कल ही आ जाए वो रिएक्शन। कल वैसे ही फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। हाँ, और वो मंथली एक्सपायरी है फिन निफ्टी की। मुझे लग रहा है कि कल थोड़ा रिएक्शन आ जाए आपके लिए। और एक चीज़, ये जो डेट डील है ये भी कांग्रेस को जानी है और उसका फैसला आएगा फिर वेडनेसडे को, और अगले दिन थर्सडे को आपकी वीकली एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मेरे ख्याल से तब तक अब थोड़ा साइड लाइन में हो जाए, तब तक मार्केट आपको एक री एंट्री अपॉर्चुनिटी दे देगा। इनफैक्ट आपने जब आईसीआईसीआई बैंक मेंशन किया, उसके बाद अगर आप एक्सिस देखें वो भी थोड़ा सा कूल ऑफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक भी हल्का सा ऊपरी लेवल से दबाव के घेरे में आता हुआ दिखाई दिया है। और मुझे याद है इस पूरे मूव में जो निफ्टी बैंक हाईस पर है, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक का सबसे ज्यादा योगदान था। करीब 12-13% तो भाग ही चुके हैं काउंटर्स पिछले एक महीने में। तो साइजेबल करेक्शन तो नहीं, लेकिन हल्का हल्का मुनाफा वसूली का दबाव आ सकता है और वो स्क्रीन पर दिखने लगा है। इन स्टॉक्स पर आएंगे, लेकिन एक और काउंटर जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए, जिसमें इस घंटे दरअसल एक इंटरेस्टिंग मूव बनता दिखाई दे रहा है, वो है आईटीसी। अब आईटीसी आपको याद होगा आज इनफैक्ट 52 वीक हाईस पर ट्रेड करता हुआ 450 के लेवल्स पर इस समय आपको दिखाई देगा। 1.5% ऊपर है, लेकिन कल ये एक्स डिविडेंड होगा तो कल वो एडजस्टमेंट भी होता हुआ दिखाई देगा। आज उससे पहले अच्छी तेजी दिख चुकी है। राजेश सातपुते, अब आईटीसी 450 तो हो गया चार्टिकली, ऑफ कोर्स कल का वो एक टेक्निकल एडजस्टमेंट होगा डिविडेंड का, लेकिन अब आप अगला पड़ाव क्या है स्टॉक में? अर्षदा जी, देखिए आईटीसी का जो नेक्स्ट पड़ाव है ये अपने नए नए टारगेट्स को अनफोल्ड करते जाता है वीकली चार्ट के हिसाब से। सो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो कम से कम मेरे हिसाब से 500 प्लस का बनेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर आपको यहाँ पे ऑब्वियसली काउंटर थोड़ा हेवी है, थोड़ा सा आपको डिप के लिए वेट करना पड़ेगा। तो डिप कहाँ तक है? देखिए हम जनरली जब एंट्री करते हैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे तो वो 10 DMA पे करते हैं, तो इसका जो 10 DMA बनता है वो करीबन 420-425 के ट्रेजेक्टरी में बनता है। तो जब ये इस लेवल के आसपास मिले तो डेफिनेटली लॉन्ग करे, 500 प्लस का पोजिशनल टारगेट लेके काम करे। ओके, चलिए फिर अब एक काम करते हैं, एक स्टॉक की बात करते हैं जहां पर आज इस समय थोड़ा सा मोमेंटम है और उस स्टॉक में आखिरकार ऐसा चल के आ रहा है। जी हाँ, बात हो रही है BHEL की, क्योंकि आज सुबह नंबर्स आए और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़े ख़राब है नंबर्स, लेकिन स्टॉक इस समय डे हाई पर। यतिन के पास चलते हैं। यतिन, ऐसा क्या हो गया स्टॉक एकदम से डे हाई पर? बिल्कुल। और अनुज, अगर हम बात करें BHEL की तो ये एक मार्केट फेवरेट हुआ करता था जब पावर सेक्टर में तेजी हुआ करती थी। और अगर हम एंटी की नोट देखें और जो एनालिस्ट कवरेज है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ ये टाइम। BHEL की बात करें तो पावर सेक्टर में एक ज़बरदस्त रिवाइवल दिख रहा है कंपनी में। पावर प्लांट्स की बात करें या पावर इक्विपमेंट की बात करें, दोनों ही तरफ BHEL को लगता है कि अब ये इनका टोटल 50% का बिजनेस हो सकता है। मार्जिन्स की बात करें तो इनको लगता है ग्रॉस मार्जिन्स फिर से एक बार 35% के आसपास मूव होने चाहिए पावर सेगमेंट में। और अगर हम BHEL की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार की स्कीम है कि अगले 5 फाइनेंशियल ईयर्स में थर्मल पावर का एग्रेसिव एडिशन है, दूसरे रिन्यूएबल पावर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा एडिशन है, तो इन जनरल हम देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है पावर की वो बढ़ रही है और उसका एक बेनिफिशियरी BHEL आता हुआ नज़र पड़ रहा है। चाहे वो नेवली लिग्नाइट का प्रोजेक्ट हो, अदानी पावर का प्रोजेक्ट हो, या जो सरकारी कंपनीज NTPC जो किपेक्स कर रही हैं, नए पावर प्लांट्स लगा रही हैं, सभी में BHEL एक बिडर है और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इनको एक बड़ा ऑर्डर इन सब प्लेयर से आता हुआ नजर पड़े। तो ये बात हुई BHEL के पावर सेगमेंट की, जहां टोटल थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी लगभग 25 गीगावाट यानी 25,000 मेगावाट की डिमांड आने वाली है अगले 3 से 4 सालों में। एक बात। दूसरी कि इनको डिफेंस सेगमेंट से भी बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। इनको रिसेंटली एक 3,800 करोड़ का ऑर्डर मिला नेवी से और वहाँ भी BHEL का मानना यह है कि इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स और भी आने बाकी हैं। तो ये एक सेगमेंट है डिफेंस जो एक डार्क हॉर्स है BHEL के फाइनेंशियल्स के लिए। दूसरा जो रेलवेज का ऑर्डर है, वंदे भारत के लिए BHEL ने बिड किया था, वो पैसा ट्रेन बनाने पे नहीं कमाएंगे, शायद O&M में उनको पैसे मिलेंगे और रेलवे में जो इनकी पकड़ है वहाँ से जो इंक्रीमेंटल इन्फ्लोज आ सकते हैं ऑर्डर के, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रह सकता है इनकी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। तो जनरली अगर हम बात करें जो पावर सेक्टर में विजिबिलिटी दिखाई पड़ रही है, उससे शायद BHEL के फिर से नसीब खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं और शायद इसीलिए एंटिक ने अपने आज नोट में इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है और खरीदारी की सलाह दी है। उनका लक्ष्य स्टॉक पे है करीब 100 रुपये। ओके, एंटीक का करीब 100 रुपये का लक्ष्य है। शायद आपने आई थिंक ये एंटीक के नोट्स जिसका व्याख्या अभी यतिन कर रहे थे आपको सुना भी होगा। और इनफैक्ट आज से लगभग 25 दिन बाद अर्निंग्स के बाद हमसे
मैनेजमेंट मुखातिब हुई भी थी इस कार्यक्रम में, जहां उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि जो नॉन थर्मल रेवेन्यूज हैं अप्रॉक्सीमेटली आने वाले कुछ वर्षों में वो 50% तक कंट्रीब्यूट करेंगे टोटल रेवेन्यू में। आपका व्यू BHL पे इन अर्निंग्स के बाद, और आई थिंक एंटी केस नोट पे आपका भी एक व्यू चाहूंगा मैं, और आपका प्राइस व्यू। देखिए, दूसरी ब्रोकिंग कंपनी के व्यू पे तो व्यू देना मेरा ठीक नहीं होगा, बट ब्रॉडली हमारा भी मानना है कि काफी पॉजिटिव रहना चाहिए भेल के लिए आने वाला समय। थर्मल पावर एडिशंस में सरकार काफी अग्रेसिव है। रॉ मटेरियल प्राइस प्रेशर जो इनको बॉदर कर रहा था पिछले 2-2.5 सालों में, मेरे हिसाब से वो भी अब नॉर्मलाइज हो गया है, तो वहां से भी थोड़ा इनको राहत रहेगी। इन एडिशन रेलवेज, हाँ बिल्कुल एक एडिशनल ट्रिगर है, और हाइड्रोजन और हाइड्रो पावर ये सब में जो ये एडिशनल काम कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा नंबर आपको आने वाले समय में दिखना चाहिए। बट इमीडिएट बेसिस पे मुझे लगता है रेलवेज और डिफेंस एक बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए जहां से इनको ग्रोथ मिलनी चाहिए। थर्मल पावर ट्रेडिशनल बिजनेस है ही है, तो अगले 2 सालों में ग्रोथ रेट्स वगैरह काफी रोबस्ट रह सकती हैं 2-3 सालों में। तो अभी भी जिस हिसाब से कैपिटल गुड्स की वैल्यूएशन चल रही है उस हिसाब से अगर आप देखें तो भेल हाँ हो सकता है 100 रुपए के 90 रुपए के लक्ष्य हमारे थे, बट मेरे हिसाब से जो कमेंट्री उन्होंने दी है उसके बाद हो सकता है कि FY25 की अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ा के लगभग 4 रुपए के आसपास कर दी जाए, तो 30 का मल्टीपल तो आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 100-120 रुपए के लक्ष्य वाजिब लगते हैं मेरे को। 100-120 तक के लक्ष्य आते हुए दिखाई दे सकते हैं, और ये स्टॉक आज का आउट परफॉर्मर साबित हुआ है। चलिए अब प्रशांत सावंत को भी जोड़ लेते हैं। प्रशांत, आफ्टरनून। पहले तो आपका इस घंटे का ट्रेड। जी हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। और मुझे लग रहा है कि टाटा पावर एक बहुत अच्छे लेवल पे आया हुआ है, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि इसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। तो अभी करीबन मैं अगर देखूं तो ये 215-216 के जोन में स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 209 पे, 209, और मेरा टारगेट होगा 225 इसलिए क्योंकि ये एक अहम रेजिस्टेंस है। अगर ये 225 को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये 240 भी दिखाए, बट ओवरऑल गुड सेटअप, और 209 का स्टॉप लॉस और 225 का टारगेट। डिप आई एकदम से बाय भी हो गई हर्षता बैंक निफ्टी में। पलक झपकते तेजी, पलक झपकते 44,350 लोअर लेवल से एक अच्छा मूव इस समय वापस। और एक बार कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर एक समय आपको मूव दिखाई देगा। एक बार जरा स्टॉक लेकर आइए भारती एयरटेल का। यहाँ पर एक डिसेंट मूव इस समय। सुबह से खैर M&M की बात हो रही है, लेकिन बैंक निफ्टी में जो स्टॉक अभी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है वो है SBI अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी करीब 35 रुपये दूर है, जबकि बैंक निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई लगाया है। तो शरद जी, ये SBI आपको पोटेंशियल लग रहा है यहाँ पर कि शायद अपने ऑल टाइम हाइस को रिक्लेम करे? क्योंकि PSU बैंकों में एक ये दौर रहा है थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस का, क्योंकि वो ECL को लेकर एक अनसर्टेनिटी आई थी। जी, मुझे लगता है बीच में जिस टाइप की कमेंट्री और जिस टाइप का लोगों का व्यू बन रहा था कि एनआईएम्स में बहुत बड़ा कोलैप्स या कुछ प्रॉब्लम दिखेगा या एनपीए साइकिल वापस से बढ़ने लगेगा, मुझे लगता है दोनों ही थोड़ा सा ओवरडन है। PSU बैंक के केस में हमें वैसा कुछ दिखना नहीं चाहिए, और ज्यादातर PSU बैंक्स की कॉर्पोरेट लेंडिंग बुक स्ट्रांग है तो वहां से भी स्ट्रेंथ आनी चाहिए। और जैसे ही प्रोविजनिंग नॉर्म्स वगैरह हम आज के दिन हैं, मुझे नहीं लगता कि रिपीट टेलीकास्ट होने की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आपका एनपीए साइकिल वापस से वो 7-8% वाला साइकिल देखेगा। और SBI सबसे बड़ा बैंक है और हमें लगता है ये वैल्यूएशन पे काफी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है। हमारे लक्ष्य तो 750 के आसपास के हैं, बट मुझे लगता है जैसे जैसे अगले 1.5-2 साल के नंबर आते हैं, एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो प्राइस टू बुक मल्टीपल बैंक को मिल रहा है उसमें काफी बढ़िया री रेटिंग होनी चाहिए। तो आज के दिन अगर आप कंपैरेटिवली प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देखते हैं तो ज्यादा अपसाइड आपको SBI में ही निकल के आएगी, जो यहाँ से करीब 30% के आसपास है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपको एवरेज में करीब 20% की अपसाइड मिलेगी इंडसइंड बैंक को छोड़ के। तो मुझे लगता है SBI बेटर प्लेस्ड है और यहाँ से आपको बहुत बढ़िया अपसाइड मिलनी चाहिए। पहले टारगेट 750 रुपए के आसपास के होने चाहिए। ओके, SBI जो अभी अनुज ने मेंशन किया, इस वक्त हो क्या रहा है कि ये डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है और लास्ट फ्राइडे जिस लेवल से कोलैप्स आया था, दैट मीन्स पोस्ट नंबर्स उस लेवल को क्रॉस कर गया। यानी अगर उस नंबर को क्रॉस कर गया तो ये अब 25 जनवरी के बाद का हाईएस्ट लेवल है। और 25 जनवरी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा था, वो आई थिंक निर्भर रिपोर्ट जिस दिन आई थी उस दिन जब डेंट पड़ा था इस स्टॉक पे, उस दिन के बाद के हाईएस्ट क्लस्टर SBI पे अब। मीनवेल लास्ट वीक मेरे ख्याल से थर्सडे या फ्राइडे मानस ने एक ट्रेड पिक किया था ट्रेंट। मानस ट्रेंट में बहुत खूबसूरती से 28 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच की जो हाइज थे और जहां से लास्ट टाइम कोलैप्स हुआ था
वो सप्लाई बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्व हो रही है, आपका वो ट्रेड भी अच्छा कर रहा है। आपका व्यू मानस इस वक्त ट्रेंड पर? देखिए ट्रेंड में तो बिल्कुल जो ट्रेंड का ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी देख लिया और पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद 1600 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं इस मूव में, जो मूव अब हम देख रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं, देर नहीं हुई है। 1524 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। पहला टारगेट 1555 और उसके बाद 1575 80 तक के भाव आपको ट्रेंड में देखने को मिल सकते हैं। 1575 1580 मार्क कर लेता हूँ माइनस की कमिटमेंट। ट्रेंड में करीब 1580 से लेकर 1570 तक का अपसाइड खुला हुआ है। मीनवाइल प्रशांत ने जो अभी ट्रेड दिया था टाटा पावर, बहुत अच्छा करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके खड़ा हुआ है। फिर आप लेके आइए एसआरएफ, पिछले 3 दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया इस स्टॉक ने, एग्जैक्टली 2450 2450 पे इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल विच प्लेस था और अब डे हाई के जोन में। शरद, केमिकल बास्केट में आप लोग क्या कर रहे हैं और क्लाइंट्स को क्या राय दी गई है? और लास्ट वीक जो दीपक नाइट्राइट की मैनेजमेंट ने कहा और करा 5000 करोड़ रुपए के एक्सपेंशंस, क्या वो आपको इंप्रेस कर रहे हैं? केमिकल बास्केट में आपका प्रिफर्ड क्या है? जी हमें लगता है ब्रॉडली जो बीच में थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया था केमिकल्स को लेकर, एक एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, वो अब नॉर्मलाइज हो गए हैं जैसे मेटल्स में एक तरीके से नॉर्मलाइज हो गए। तो हमें लगता है केमिकल्स में भी वो नॉर्मलाइजेशन आ गया है। जैसे जैसे चाइना रीओपनिंग नॉर्मलाइज होती है, रॉ मटेरियल चेन्स वगैरह नॉर्मलाइज होती हैं, वैसे वैसे अब नॉर्मल आपको प्रॉफिटेबिलिटी तो नहीं मिलेगी, बट जो बढ़िया कंपनीज हैं जैसे दीपक नाइट्राइट है या बालाजी माइंस जैसी स्टोरीज हैं जिनका एक स्ट्रॉन्ग कैपेक्स है। दीपक नाइट्राइट का ऑलरेडी एक कैपेक्स साइकिल काफी स्ट्रॉन्ग था। इन एडिशन जो भी रिसेंटली उन्होंने 3,500-4,000 करोड़ का एडिशनल कैपेक्स बोला है, वो एक एडेड एडवांटेज है। और वैल्यूएशन इस स्पेस में अब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव या एकदम नॉर्मल ट्रेजेक्टरी में नहीं है। तो जैसे जैसे अगले 2-2.5 साल में ज्यादातर कंपनीज में कैपेक्स जैसे जैसे नॉर्मलाइज होता है और कैपेक्स का इम्पैक्ट आना शुरू होता है, तो हमें लगता है काफी स्कोप है कि ये स्टॉक्स में आपको बहुत बढ़िया री-रेटिंग देखने को मिलेगी। रेटिंग की पॉसिबिलिटी। अच्छा, अब एक स्टॉक, आप 2 स्टॉक्स इनफैक्ट, एक जिसके नतीजों का अभी इंतजार है, एक दूसरा जिसके नतीजे आ गए। तो IRCTC पहले स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वायदे बाजार का ये ट्रेड है, लगभग 6% का OI एडिशन देखने को मिल रहा है। नंबर्स का इंतजार आज ऑफ कोर्स है ही, और ये स्टॉक अच्छी तेजी में करीब 2.5% तक का इजाफा, कंसिडरिंग ये लार्जली पूरे रेलवे की तेजी में एक थोड़ा सा अंडर ओन्ड स्टॉक रहा है। प्रशांत, आपकी क्या राय रहेगी इस मूव को? वायदे में आपने कैसे पढ़ा है? जी हर्षा जी, अभी ये करीबन 641 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसके जस्ट ऊपर यानी करीबन 645-50 के बीच इसकी 200 दिनों की एवरेज है। तो एक जगह जहां मेरा ध्यान जा रहा है वो है कि आज का वॉल्यूम ये बहुत, जिसे कहते हैं हम, पॉपिंग आउट ऑफ द चार्ट वैसे लग रहा है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे बाय का रेकमेंडेशन दूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 628 628 और पोजिशनली मुझे लग रहा है कि ये 675 675 तक जा सकता है। चलिए एक काम करते हैं, 4 का चौका लेने से पहले हर्षदा एक इंडेक्स पर एक मैं थोड़ा कमेंट करना चाह रहा था, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सीरीज़ थी हमारी मई सीरीज़, और जून सीरीज़ का पहला दिन बहुत शानदार था और आज हमको एक फॉलो थ्रू मिला है। अब वो लोग जो जानना चाह रहे हैं कि अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर हैं और उसमें अगर आप एक स्टॉप लॉस एक डिफाइन करना चाहते हैं तो वो कहाँ पर होगा, तो मैं एक आपको लेवल बता देता हूँ बेसिकली जो आपको फॉलो करना चाहिए। वो अब होना चाहिए आपके लिए फ्राइडे का लो, आज का लो नहीं, फ्राइडे का लो। और फ्राइडे का लो मेरे ख्याल से था करीब 18,333 पर। इस पोजिशनल स्विंग के लिए अब वो आपका स्टॉप लॉस है, और ये वो जोन भी है जब पिछली बार जहाँ रेजिस्टेंस आया था 18,300 से 18,350 के बीच में। तो वो एक लेवल है जो अब आपके लिए एक लेवल है जहाँ पर आप स्टॉप लॉस रखेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको 18,450 मिल जाए तो वो एक बाय जोन होगा। इन दैट केस आप वो 18,333 वाला स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम क्या है कि बैंक निफ्टी में वो लेवल काफ़ी नीचे है हमारा, क्योंकि जहाँ से वो बहुत शानदार रिकवरी आई थी फ्राइडे को, 43,588 पर है मेरे ख्याल से, 43,588 तक। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी बाय ऑन डिप्स है। ऑब्वियसली अब डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर बाय कर रहे हैं। क्वांटिटी थोड़ी लो रखिए, लेकिन 43,944 100 के बीच में अगर मिल जाए तो फिर वो तब बाय होगा, और 43,588 आपका एक स्टॉप लॉस होगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक वन वे रैली मिल चुकी है आपको। और एक लास्ट चीज़, उसके बाद 4 का चौका की शुरुआत करेंगे। एक बार एडवांस डिक्लाइन की लाइन लेकर आइए ज़रा। बहुत कुछ कई बार आपको एडवांस डिक्लाइन और बहुत कुछ कई बार आपको
ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है वो बता देती है। आपको याद होगा अभी यतिन 2-3 बार न्यूज़ ब्रेक कर चुके हैं अबाउट प्रमोटर सेलिंग ब्लॉक डील। Correct. आज भी सुबह हमने एक स्टॉक की बात की थी। जब भी प्रमोटर्स के इस तरीके से ब्लॉक डील आने लगे मतलब मार्केट काफ़ी ओवरहीटेड हो रहा है। और जब भी आप प्रमोटर्स की बाइंग देखने लगे, क्रीपिंग एक्विजिशन देखने लगे, नॉर्मली खराब मार्केट में वो होता है, नॉर्मली वो एक टाइम होता है कि आप बहुत करीब है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से मार्केट गिरने लग जाएगा। वो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब हम लास्ट परसेंटाइल में काफ़ी क्लोज हैं उसके, वो जो एक मेल्टअप था उसके काफ़ी क्लोज है। अब ये लास्ट परसेंटाइल हो सकता है 5-6% भी ले जाए मार्केट को, हो सकता है 1% ले जाए, ये कहना टफ होगा। लेकिन यहाँ से अगर निफ्टी गिरा तो एक 6-7% की करेक्शन आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए फिर 4 का चौका की शुरुआत करते हैं और वो जो 4 ट्रेड्स आपके लिए एक एक कर आएंगे। सबसे पहले प्रशांत से सस्ता ऑप्शन ले लेते हैं। प्रशांत, क्या ट्रेड आपकी? जी अनुज जी, गुड आफ्टरनून। मुझे लग रहा है अडानी पोर्ट से काफी अच्छे लेवल पे और एक ब्रेकआउट को अटेंड कर रहा है, तो इसको मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट करूंगा और इसकी जो 740 स्ट्राइक प्राइस की जो जून महीने की कॉल है जो अभी 35 पे चल रही है, इसको मैं 23 के स्टॉप लॉस यानी 23 के स्टॉप लॉस से लेना चाहूंगा। मेरा टारगेट होगा 48 का टारगेट 1 और 55 टारगेट 2। तो ये फिलहाल आपके लिए 740 की कॉल लेने की सलाह है। 48 पहला टारगेट, 55 दूसरा, 35 के आसपास ये फिलहाल कर रहा है ट्रेड। 740 वाला कॉल नंबर से क्या एक्सपेक्टेड है उसकी आगे हम बात करेंगे जरूर, लेकिन अगला ट्रेड ले लेते हैं। वो है फिनो का सुपरस्टार राजेश सातपुते की तरफ से। बताइए राजेश। हर्षदा जी, देखिए नजर सीमेंट स्टॉक्स पे है। तो सीमेंट में अगर देखें तो जहाँ पे मुझे लगता है कि नया मूव शुरू हो रहा है वो है ग्रासिम। देखिए अगर आप ग्रासिम का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक रनिंग करेक्शन हो चुका है। रनिंग करेक्शन एग्जैक्टली लैंडेड ऑन इट्स क्रूशियल सपोर्ट जोन और ये जोन था करीबन 1700 और 1680 के बीच में। एट प्रेजेंट इट इज एट 1716 इन फ्यूचर। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से 1700 के ऊपर प्लेस्ड है, यहाँ पे एक शॉर्ट करिंग रैली मिलेगी, शॉर्ट स्क्वीज होगा। करीबन 1760 की इसका पहला पड़ाव होगा और बेस्ट केस सिनेरियो में इट कैन मूव अप टू 1800 मार्क। सो इट्स अ बाय इन ग्रासिम। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 1695। ग्रासिम आप बाय कर रहे हैं इस वक्त डे हाई पर और ये प्राइस 1708 स्पॉट में, ये फ्यूचर्स है आपकी स्क्रीन पे। एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मैं यहाँ पे इस 10 डिमा की व्याख्या इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 15 मई से लेकर अब तक यानी एंटायर सेकेंड हाफ ऑफ मई इसने कभी भी 10 डिमा पार नहीं किया और ये प्राइस एग्जैक्टली इसका 10 डिमा है, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। खैर अगले ट्रेड पे चलते हैं, फिर कुछ देर में डिटेल डिस्कशन करेंगे। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा चार्ट का चमत्कार? देखिए चार्ट के चमत्कार के लिए IRCTC पे खरीदारी करने की राय रहेगी। करीब 15 या 20 दिन का कंसोलिडेशन देखने को मिला था। आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट IRCTC में देखने को मिला है। काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं और पैटर्न को देख के लगता है कि अब तो स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच कर जाएगा। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 633 के स्टॉप लॉस से आपको IRCTC में खरीदारी करनी है। टारगेट 670 के रहेंगे, 670 रुपए 70 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं और ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 650 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 22 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर आपको 15 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। आई थिंक 40 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए अब शरद के पास चलते हैं फॉर मिड कैप फंडा। शरद जी, आपकी ट्रेड? हाँ जी, हमारा मिड कैप फंडा है रूट मोबाइल। कंपनी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस या CPaaS की प्रोवाइडर है। बेसिकली जो मीडिया सोशल मीडिया कंपनीज हैं, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका जो टोटल कम्युनिकेशन प्रोडक्ट स्टैक है उसको डेवलप करने का काम कंपनी करती है। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो एक्विजिशंस कंपनी ने पिछले 4-5 सालों में किए हैं और जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं उसमें ट्रैक्शन अगले 3 से 6 महीनों में दिखने लगना चाहिए, जिसका फायदा कंपनी को नंबर्स में भी दिखाई देगा। जो प्रोडक्ट है वो प्राइमरीली ई-कॉमर्स एंटिटीज, ट्रैवल एग्रीगेटर्स, ये सब लोगों से यूज हो रहा है, जहाँ पे ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। तो उसका फायदा रूट मोबाइल को भी मिलना चाहिए। कंपनी की अपनी योजना है कि 4 से 5 साल में वो रेवेन्यूज को लगभग डबल करेंगे। तो हमारा ये मानना है कि अगले 2-3 साल में रेवेन्यू ग्रोथ काफी अग्रेसिव रहनी चाहिए। बॉटम लाइन में करीब 20 से 30% जैसा CAGR रहना चाहिए। और FY25 में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अर्निंग्स करीब 70 रुपए के आसपास आनी चाहिए। तो 70 रुपए पे अगर 30 का मल्टीपल मिलता है तो 2100 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से रूट मोबाइल एक काफी बढ़िया बेट है। तो रूट मोबाइल ये है आपके लिए मिड कैप फंडा। चलिए चारों ट्रेड्स में आपके लिए एक बार रिकैप कर देती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो व्यू आया वो दरअसल सस्ता ऑप्शन के तौर पर हमने आपके लिए पेश किया अदानी पोर्ट के रूप में। 740 का कॉल लेने की सलाह
48 पहला टारगेट, 55 दूसरा टारगेट रहेगा। याद रखिएगा कल अदानी पोर्ट के नतीजे आने वाले, उससे पहले एक इंटरेस्टिंग ट्रेड दिख रहा है। ग्रासिम में राजेश सातपुते फिलहाल फिक्स्ड है। एफएनओ सुपरस्टार के तौर पर इनका टारगेट आ रहा है 1760 का, 1800 तक की तरफ भी जाएगा। IRCTC पर भी एक बाय कॉल, 670 का टारगेट, 633 का स्टॉप लॉस ये लेकर चल रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिएगा शरद अवस्थी का रूट मोबाइल मिड कैप फंडा 2100 के टारगेट के लिए एक थोड़ा सा बड़ा टारगेट है, टाइम देना होगा इस ट्रेड को, लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्रेड आपके लिए इस समय पेश हुआ है। तो ये है फिलहाल 4 का चौका। इस बीच निफ्टी देखते हैं तो करीब 18,600 के हल्के से नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और निफ्टी बैंक फिर से वो करीब 290 से 300 पॉइंट की बढ़त पर। अच्छा, आपको याद होगा IRCTC के साथ साथ एक और स्टॉक मेंशन करना था, EIL इंजीनियर्स इंडिया, आपके लिए फटाफट से लेकर आएंगे। आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे सरकारी कंपनियों का पूरा जोश रहा है और वहीं पर अच्छी तेजी बनती दिखाई दी। उसमें EIL भी जिक्र किया था मेरे ख्याल में सुमित ने ही। 30% तक के गेन्स देखने को मिले इस पर्टिकुलर, 34% के गेन्स एक महीने में। गवा साहब, इंजीनियर्स इंडिया पर एक टेक चेक दीजिए प्लीज। बिल्कुल, इंजीनियर्स इंडिया, एंड फर्स्ट थिंग इज वेलकम बैक होम। थैंक यू। अच्छा लग रहा है इंजीनियर्स इंडिया, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन इट्स गुड, मोमेंटम है। ट्रेड करे 112 के आसपास, 1150, मेरे ख्याल से 120 तक 18 तक जा सकता है, 20 तक जा सकता है। सिर्फ एक स्टॉप लगाने की जरूरत होगी, वो होगा 106 का। तो सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में है, इंजीनियर्स इंडिया में ले सकते हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आज सुबह में 11 बजे जब हम बात कर रहे थे काफी मजबूत थी FY24 को लेकर। एक तो ग्रीन एनर्जी में इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, दूसरी तरफ ऑयल एंड गैस सेक्टर से इनके साथ हाथ में कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स लगे हैं जो कंपनी आगे डिलीवर करेगी और वो ड्राइव करने वाली है रेवेन्यूज को। तो वो स्टॉक आज का आउट परफॉर्म करता हुआ, नंबर्स का रिएक्शन उधर। चलिए, नंबर्स का जिक्र हो रहा है तो सुमित को जोड़ लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स के नतीजों का इंतजार रहेगा कल। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट इधर, सुमित बताएंगे। देखिए, अब तक जो हॉस्पिटल के नंबर्स आए वो तो बहुत बढ़िया देखने को मिले हैं। आप बाकी मेदांता के नंबर्स देख लीजिए, शानदार साइड पर आए। छोटी कंपनी में शैल BSE कंपनी के नंबर देख लीजिए, बेटर साइड पर आए। तो अब अपोलो हॉस्पिटल इस पूरे सेक्टर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल स्टॉक, सबसे बड़ी कंपनी, नंबर से मेरा अनुमान यही कि बेहतरीन नंबर रहेंगे। YOY बेसिस पे 3,546 करोड़ से 4,303 करोड़ रुपए। मुनाफे में डबल ऑलमोस्ट होने का अनुमान, 97 करोड़ का मुनाफा 193 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी बेटर रहेगी, करीब 517 करोड़ रुपए, लेकिन वो बेस की वजह से मार्जिन मोरलेस फ्लैट साइड पे आपको दिखाई पड़ेगा। एक पार्ट की पिछली तिमाही में अपोलो ने का EBITDA बहुत मार्जिनली हिट हुआ था, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने एक वन टाइम लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर किया था अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, जिसकी वजह से एक बेस छोटा है। तो Q-on-Q बेसिस पर EBITDA नंबर्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 2-3 चीज़ें जिनको आपको ध्यान रखना है, उसमें पहला, अपोलो के केस में जो इनकी सब्सिडरीज हैं, स्पेशली अपोलो हेल्थ केयर, अपोलो फार्मेसी, अपोलो डिजिटल और बाकी इनका रिटेल बिजनेस, इनके किस तरह की ग्रोथ आती है, वो पार्ट क्रूशल रहने वाले हैं। वन, क्योंकि बाकी पैथ लैब कंपनियों के नंबर्स ही पिकअप किया तो वो इनके साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे वो नंबर्स में एक रिफ्लेक्शन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा पिछली तिमाही में अपोलो हेल्थ केयर बिजनेस में करीब 63 करोड़ का लॉस था। इस बार शायद वो प्रॉफिट आए या फ्लैट होता हुआ दिखाई पड़ सकता, तो वो एक पार्ट होगा। प्लस गोइंग फॉरवर्ड इनकी कमेंट्री कैसी रहती है, आने वाले समय में कुछ डीमर्जर को लेकर शायद अनाउंसमेंट आए या बाकी चीज़ों को लेकर जो कंपनी की कमेंट्री है, इनके ऊपर ज़रूर नज़र रखनी होगी। लेकिन एक अच्छे नंबर्स आप YOY Q-on-Q बेसिस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपोलो की साइड से। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई अपोलो हॉस्पिटल्स की। यहाँ पर मानस, टेक्निकली कैसा प्लेस है स्टॉक? देखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स की जहां तक बात है, यहाँ पर लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। और अभी जब पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से जो करेक्शन देखने को मिला था, उस पर स्टॉक ने 20-day मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लिया था। तो अनुज जी, मेरा मानना है कि आज का जो मूव है वो आई थिंक एक ब्रेकआउट मूव है और इसके बाद आपको शायद 4800 तक के भाव पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी, करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी करिए। और 20-day मूविंग एवरेज जो कि 4540 है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की तरफ 4800 के पोजिशनल टारगेट सेट करने हैं। चलिए फिर स्वागत है फिर से आपका एक बार कमाई का अड्डा में। और अब हमारे साथ एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़ गए हैं। दीपन, गुड आफ्टरनून। मार्केट में एक क्लियर कट सेलिब्रेशन इस समय, वो डेट सेलिंग को लेकर जो एक
डेडलॉक चल रहा था उसको ब्रेक होने की वजह से, लेकिन क्या इन लेवल्स पर फ्रेश एंट्री बनती है मार्केट में या थोड़ा सा अभी वेट करें नेक्स्ट डिक्लाइन के लिए या थोड़ी करेक्शन के लिए? गुड आफ्टरनून अनुज, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो पे इनवाइट करने के लिए। और आई थिंक ये जो प्रश्न है एक बहुत इंडिविजुअल क्वेश्चन है। अगर आप मोरलेस फुली इन्वेस्टेड हो तो मे बी यू शुड वेट फॉर अ करेक्शन, लेकिन अगर आपके पास और भी सेविंग्स या लिक्विडिटी है या कैश फ्लो है जो आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा इक्विटी मार्केट्स में, तो ये भी अच्छे लेवल्स है इन्वेस्ट करने के लिए। वी हैव नॉट येट पियर्स टू दी अर्लियर हाइज, वी आर ट्रेडिंग वेरी क्लोज टू इट, लेकिन डेफिनेटली ये एक ब्रेकआउट रैली दिख रही है और मेरे ख्याल से अगले कुछ महीनों में मार्केट्स कैन स्केल टू न्यूअर एंड न्यूअर हाइज। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग जो हम बोलते हैं ना फोमो इफेक्ट, if you have money in the bank then I think it's better to invest. Otherwise if you're fully invested, just enjoy this ride. I think आपने इन्हीं दिनों के लिए तो निवेश किया था और बहुत खराब भी दिन देखे हैं हमने, तो ये अच्छे दिन आ गए हैं for the stock markets. So you can watch your portfolio appreciate in these few trading sessions and going forward as well. ओके दीपक जी, गुड आफ्टरनून। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। जैसे कि आप कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग मनी इन योर सेविंग फंड, अभी इस वक्त इक्विटी मार्केट को चेज करना अच्छा है सर। कुछ इंडाइसेस जिन्होंने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, फॉर इंस्टेंस इन एफएमसीजी, निफ्टी एफएमसीजी, इसमें कुछ स्टॉक्स डिलीवर नहीं कर पाए। फॉर इंस्टेंस मैरिको, डाबर, वो अभी भी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग डिफरेंशियल मेंटेन करते हैं वर्सेस कहाँ जहाँ आईटीसी ट्रेड कर रहा है या फिर जहाँ एचयूएल ट्रेड कर रहा है या फिर जहाँ पे गोदरेज सीपी ट्रेड कर रहा है। अभी एफएमसीजी में सर आपको कोई अपॉर्चुनिटी फ्रेश नजर आ रही है क्या रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से? आई थिंक थोड़ा सिलेक्टिव सोचना चाहिए एफएमसीजी के लिए। और दो कंपनियां जो है जिनके नतीजे बहुत अच्छे आए, वी वर क्वाइट सरप्राइज्ड। वॉल्यूम ग्रोथ भी बहुत बढ़िया आया है और ऑन द होल ऑफ कोर्स वैल्यूएशन सभी एफएमसीजी कंपनीज के ऊपरी लेवल पर ही रहते हैं, बट गुड नंबर्स केम फ्रॉम नेस्ले और ब्रिटानिया। और उसकी वजह यह है कि जो कैटेगरीज में उनकी प्रेजेंस है वो इतने ज्यादा मेच्योर नहीं है। दे आर स्टिल एबल टू गेट दैट लो डबल डिजिट, हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, और बाकी फिर प्राइस ग्रोथ की वजह से दे आर एबल टू सस्टेन सॉलिड मिड टीन्स टाइप ऑफ ग्रोथ रेट्स। और अच्छी प्राइसिंग पावर है, अच्छे ब्रांड्स है और लिमिटेड कंपटीशन है आई वुड से, विच इज व्हाई आई थिंक दे शुड डू वेरी वेल। बट नेस्ले की पी मल्टीपल आप देख चुके हैं, आई थिंक इट इज एट द प्रीमियम एंड, और ब्रिटानिया also I think is trading at a very high decent price to earnings multiple. But nonetheless I think ये दो, मेरे ख्याल से ये दो स्टॉक्स जो है वो आउट परफॉर्म करेंगे। और कुछ नए आई थिंक देयर आर न्यू एंट्रेंट्स आल्सो, जैसे आई थॉट बिकाजी फूड एक कंपनी है जिसके भी नतीजे बहुत बढ़िया आए थे। इट्स एफएमसीजी प्लेयर, होम ग्रोन इंडियन कंपनी, और जिस हिसाब से कंजम्पशन ट्रेंड्स और हैबिट्स और टेस्ट चल रहे हैं, आई थिंक दे सर्टेनली कैन लुक फॉर टू वेरी गुड फ्यूचर। और Varun Beverages, whether you call FMCG or not, I don't know, but that also has come out with exceptional set of numbers. बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूशन है उनका when it comes to manufacturing, distribution, और being PepsiCo's largest bottler, they are benefiting from a very hot summer and all the advertising and marketing initiatives taken by PepsiCo in India. दीपन, अब क्योंकि आपने वरुण की बात की, बीकाजी की बात की, आई एम गेसिंग आपने इन नंबर्स इस रिजल्ट सीजन में कुछ इंटरेस्टिंग मिड कैप आइडियाज आइडेंटिफाई किए जहां पर कुछ आगे के लिए प्रॉमिस दिख रहा है। क्या आप हमारे साथ कुछ और ऐसे आइडियाज शेयर कर पाएंगे जहां पर शायद एक पॉसिबिलिटी है, अगर आपने अभी नहीं तो आगे पैसा कमिट कर सकते हैं? डिस्क्लोजर ऑफ कोर्स, पर वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन कैपिटल गुड्स। और आपने देखा होगा सीमेंस, एबीबी, थर्मैक्स, लार्सन एंड टोब्रो, अक्रॉस द बोर्ड बहुत बढ़िया नंबर्स आए हैं। बट वन नंबर विच कॉट माय आई इज प्राज इंडस्ट्रीज। ये बहुत ही क्वालिटी कैपिटल गुड्स कंपनी है, बायोफ्यूल्स की इक्विपमेंट बनाती है, पूरा प्रोजेक्ट्स दे आर एग्जीक्यूटिंग। और जिस हिसाब से इंडिया की जो एथेनॉल अपॉर्चुनिटी है एंड द वे द शुगर कंपनीज एंड डिस्टिलरीज आर परस्यूइंग, द ऑर्डर बुक पोजीशन फॉर प्राज इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग। हाल ही में उन्होंने एक जेवी की है इंडियन ऑयल, वहां जहां पर वो दे आर ट्राइंग टू मेक बायोफ्यूल फॉर एविएशन। तो ये एक बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट, एक नया मार्केट खुल जाता है उनके लिए। ग्लोबली भी ऑल्सो देयर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर प्राज इंडस्ट्री, सो जनरली वेरी पॉजिटिव ओवर देयर। दूसरी कंपनी है, अगेन डिस्क्लोजर, इज वीए टेक वबाग। ये एक लैगार्ड रह चुकी है, सालों तक इसका स्टॉक प्राइस वाज मूविंग इन अ वेरी नैरो रेंज और हमेशा नतीजे आते थे और हम डिसअपॉइंट हो रहे थे।
लेकिन दिस टाइम यू सी द नंबर्स आर वेरी गुड. जो उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज इवन हायर देन लार्सन & टोब्रो. और उनकी जो फोकस एरिया है वो बहुत ही बढ़िया है. दे आर फोकस ओनली ऑन वाटर प्रोजेक्ट्स, और जहां पर काफी हद तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है इन इंडिया, ग्लोबली एज वेल. वैल्यूएशंस आर आल्सो रीजनेबल. क्वालिटी प्लेयर है BATech, Wabag. That's another company that we have bought for ourselves and our clients. So ऐसे कुछ चुनिंदे स्टॉक्स निकलते हैं. बैंकिंग फाइनेंस में we liked the numbers came from Cholamandalam in the NBFC sector, and IDFC First Bank remains our top pick within the banking sector. Software में also जहाँ पर काफी हद तक corrections were there, but I thought KPIT, Tata Elxsi, Persistent Systems, I think जो थोड़ा एक differentiated business model follow करते हैं, I think they should be able to sustain growth rates. पर इतनी बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आपको उनके दाम देने पड़ेंगे. जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो हमेशा एट द हाई लेवल रहते हैं. बट इफ द अर्निंग्स कम थ्रू देन दिस थिंग डज गेट न्यूट्रलाइज्ड. दीपन, बहुत बड़ी रैली ऑटो स्टॉक्स में, खासतौर से महिंद्रा, TVS मोटर, आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो, सभी के सभी स्टॉक्स नियरली ऑल टाइम हाई पर. मुझे याद है 1-1.5 साल पहले ये स्टॉक्स कोई देखना नहीं चाह रहा था, काफ़ी अंडर ओन्ड थे. अब क्या ये अंडर ओनरशिप ओवर ओनरशिप में बदल चुकी है? No, I don't think so. मेरे ख्याल से अभी भी काफी हद तक there is scope for auto shares to do well. ऑटो सेक्टर की जो खास बात यह है कि कंपनीज आर डूइंग different strategies. They are pursuing the electric vehicle opportunity. उसके अलावा जो भी ऑटो कंपनीज आर present, they are launching new model after new model, and they are really getting the consumer excited, the user excited, जिसकी वजह से जो life of ownership है that has shrunk, and people are changing their cars far more often than they were doing before. हर 3-4 साल में change कर रहे हैं. Earlier it was 5 to 7 years or so. और जो नए मॉडल्स आ रहे हैं they are coming at the premium end, जहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़िया रहती है ऑटो कंपनीज के लिए. ओवरऑल जो एवरेज सेलिंग प्राइस का रियलाइजेशन है that also is inching up for all the auto companies. So I think there's very good opportunity there. Again, usual disclosure, हमने पहले भी कहा है, Eicher Motors within the two-wheeler space looks the best pick according to us. और four-wheeler में our preferences for Maruti as well as Mahindra & Mahindra, जहाँ पर for the reasons I mentioned, I think good order book position, exciting new models, और जिस हिसाब से consumers are going for newer car purchases, I think that's certainly benefiting them. लेकिन इस क्वार्टर में अशोक लेलैंड के भी नतीजे बहुत बड़े आए थे. I think that also you can keep on your radar. अच्छा दीपन सर, कोई आपने फुटवेयर स्टॉक लिया क्या? बाटा बहुत ही लोअर लेवल पे मिल रहा है, अभी भी ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है. मेट्रो बैंड्स के आपने नंबर देखे थे सर, इस बास्केट में कोई गुंजाइश नजर आ रही है आपको? एनी थॉट? देखिए, मेट्रो ब्रांड्स पर हमारा बिल्कुल फोकस है. अगेन डिस्क्लोजर, ये हमने अभी तक खरीदा नहीं है. मेरे ख्याल से जो नतीजे आए थे थोड़े सॉफ्ट है. आई एम लुकिंग फॉर द राइट एंट्री अपॉर्चुनिटी जहां पर थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल सके और वैल्यूएशन थोड़ा रीजनेबल हो सके, और समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्स आउट. बट दैट डेफिनेटली आई थिंक रिमेन्स द टॉप पिक विद इन द फुटवेयर स्पेस. और मेट्रो ब्रांड्स ही नहीं, ये जो स्पेशलिटी रिटेल कंपनीज है जैसे कि मेट्रो ब्रांड्स है, कैंपस एक्टिववेयर है, ईथॉस है, लैंडमार्क कार्स है, मान्यवर है, कैंपस एक्टिववेयर, आई थिंक दीज आर द कंपनीज दैट वी आर स्टडिंग वेरी क्लोजली. और मेरे ख्याल से आई थिंक दे विल फार मोर आउट परफॉर्म द जनरल मर्चेंडाइज और जनरल रिटेल कंपनीज लाइक से अ ट्रेंड और अ शॉपर स्टॉप और आदित्य बिरला फैशन. आई थिंक दोज कंपनीज हैव गॉट मेनी चैलेंजेस फ्रॉम ऑनलाइन प्लेयर्स, बट दीज जो स्पेशलिटी रिटेल कंपनीज है वहां पर उनकी प्रोस्पेक्ट्स अच्छी है, बैलेंस शीट्स अच्छे है. दे जस्ट हैव टू कीप ऑन एक्सपैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एंड ऑल ऑफ दीज कंपनीज अगर आप देखेंगे तो मिनिमम 10 to 30-40% ऑनलाइन सेल्स वैसे भी आ रहे हैं. ऑफ कोर्स दे आर ट्रेडिंग एट प्रीमियम वैल्यूएशंस, बट द ग्रोथ रेट्स आल्सो आर क्वाइट फिनोमिनल. और जिस हिसाब से द एंटायर कंजम्पशन स्पेंडिंग इज हैपनिंग, शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, ऑल दीज फैक्टर्स आर फेवरिंग दीज स्पेशलिटी रिटेल कंपनीज. वाकई स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन सर का यहाँ पे, एंड स्पेशली मेट्रो ब्रांड्स. हालांकि अभी बाय नहीं किया है बट रडार पे है. मीनवाइल आप टाइटन लेके आइएगा. अभी मैं जो ट्रेड ले रहा था मानस के साथ, टाइटन उस वक्त बहुत स्ट्रांगली प्लेस था. नाउ इट्स टाइटन एट ऑल टाइम हाई. और टाइटन साहब वो कॉल लेके आई है 2800 रुपये की. टाइटन अब 2816 पे ऑल टाइम हाई. वो कॉल हमने पिक की थी 58 रुपये पे
अब उसका भाव है 83 रुपए डे हाई पे। क्या गजब का ट्रेड रहा वो। टाइटन एट ऑल टाइम हाई, जरा प्रीमियम रख दीजिए स्क्रीन पे एक बार। वो करीब 83-84 का हाई लगा के आई है, जो अभी कुछ देर पहले 58 पे ली भी थी हमने मानस के साथ। अच्छा ट्रेड मिलता हुआ। मेट्रो बैंक से बातचीत हुई अभी दीपन सर से। एक स्टॉक और जिससे बात करना चाहूँगा सर मैं आपसे, फार्मा में 2-3 स्टॉक्स जिन्होंने काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया, उसमें एक सिंजन भी रहा। एक बार सिंजन पे आपका आउटलुक सर। 714 एट करियर हाई। बायोकॉन अगर आप देखें काफ़ी दुविधा से गुजरा, उसमें स्विंग नहीं आ पाया। सिर्फ एक ऑरो फार्मा और ल्यूपिन ने एक अच्छा मूव दिया द मंथ ऑफ आई थिंक अप्रैल में। एनी चॉइसेस इन फार्मा सर? और सिंजन पे आपका टेक एट ऑल टाइम हाई? No, I think Syngene बहुत ही बढ़िया कंपनी है। I wouldn't call it a pharma company. It is more on contract research. जो उनकी बिजनेस मॉडल है वो काफी यूनिक है और उनके जो क्लाइंट्स है they have got long term relationship with them. एक बार आपने उनके लिए एक रिसर्च सेंटर डाल दिया, कुछ साइंटिस्ट आपने एलोकेट कर दिए और उनके जो रिसर्च प्रोग्राम्स है that gets contracted to you. तो लंबे हद तक ये रेवेन्यूज आते रहते हैं। इंडिया कॉस्ट एडवांटेज है क्लाइंट्स के लिए एंड Syngene ने बहुत ही मैसिव एक्सपेंशन भी किया है। दे आर गेटिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज अ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, सो वेरी पॉजिटिव ऑन दैट कंपनी। अगेन जैसे मैंने कहा, अगर क्वालिटी कंपनी है तो महंगी रहेगी। Syngene ऑफ कोर्स ट्रेड्स एट प्रीमियम मल्टीपल्स। मेरे ख्याल से बायोकॉन के भी नतीजे काफी अच्छे थे, बट बायोकॉन में प्रॉब्लम यह है कि दी मैनेजमेंट वांट्स टू मेक इट लाइक अ होल्डिंग कंपनी। जैसे कि Syngene अलग से लिस्टेड है, देन दे कीप ऑन डाइल्यूटिंग इन बायोकॉन बायोलॉजिक्स एज वेल, जिसकी वजह से जो माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स है बायोकॉन के, दे आर एट अ डिसएडवांटेज। सो आई लाइक बायोकॉन बायोलॉजिक्स, बट आई डोंट लाइक द वे बायोकॉन इज अप्रोचिंग दिस होल थिंग फ्रॉम अ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। देयर आर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज एज वेल ओवर देयर। Another company which comes to mind within pharma, looking forward to the earnings, I don't think if they've declared, is Mankind Pharma, the new listing. क्योंकि जो डोमेस्टिक फोकस फार्मा कंपनीज है उन पर हमारा आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव है और आपने देखा है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में JB Chemicals है, Eris Life Sciences, I think which are focused on domestic markets, they have done very well. Sun Pharma के नतीजे भी बहुत ही बढ़िया आए थे, according to me we had very low expectations. और इस कंपनी को अगर आप खरीदना चाहते हैं to make it part of your core holding, बहुत ही बढ़िया बड़ी कंपनी है और on the whole they are following very sound business strategies. ओके चलिए फिर दीपन, शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और इन सब स्टॉक्स पर अपनी राय रखने के लिए। तो ये बात हुई दीपन मेहता से इस समय एलेक्सर इक्विटी से। और एक दो डिस्क्लेमर खास तौर से जो उन्होंने कहा, कई स्टॉक्स के उन्होंने नाम लिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि उसमें उनकी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं जैसा उन्होंने मेंशन किया था। और दूसरी चीज़, जो भी उनकी कमेंट्री है कंपनीज़ को लेकर, वो उनकी खुद की राय है, सीन बेसी आवाज़ की नहीं। चलिए अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और एक बार डीलिंग रूम चेक कर लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं अदानी पोर्ट्स के साथ। यहाँ डीलर्स जो हैं BTST की सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को 750 से लेकर 760 तक के टारगेट्स के लिए। ऑब्वियसली यहाँ थोड़े बहुत FII बायर्स हैं और अगर हम आज का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखें तो काफ़ी फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स BTST के मोमेंटम ट्रेड चेस कर रहे हैं। इसके अलावा सन फार्मा आज नीचे के लेवल से एक ज़बरदस्त रिकवरी है स्टॉक में। इनफैक्ट मैनेजमेंट जब टीवी पे इंटरव्यू दे रहा था CNBC TV 18 को, तो काफ़ी क्लैरिटी उन्होंने दी टारो के एक्विजिशन को लेके, कैसे वो डीलिस्ट करके उसको इंटीग्रेट करेंगे मेन कंपनी के साथ। तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा बहुत फियर था इस डीलिस्टिंग ऑफर को लेके, जहां मैनेजमेंट ने काफ़ी क्लैरिफिकेशन दिया है और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जहाँ खरीदारी कर रहे हैं डीलर्स की, अगर आप माने तो 50 से 70 रुपए की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है बहुत जल्द, और शायद इसीलिए स्टॉक में आपको लोअर लेवल्स पे बाइंग भी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल यतिन, शुक्रिया। तो क्लियरली सन फार्मा में लोअर लेवल से अच्छी बाइंग और अदानी पोर्ट्स में नंबर से पहले डीलर्स बाय की पोजीशन बनाना चाह रहे हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, फिर BTST कॉल से ना शुरू करते हैं क्योंकि 20 मिनट बाकी मार्केट क्लोजिंग में। गाबा सर, आपसे शुरुआत करेंगे, बाय या सेल? बाय, और वो होना चाहिए ग्रासिम। लगता है ग्रासिम में एक अपमूव मिलना चाहिए। यहाँ पे ट्रेड करें 1713 पर, टॉप होगा 1700, टारगेट 1740 का। ग्रासिम का बेस बना हुआ है और एक आज का मूव बढ़िया है ग्रासिम। ग्रासिम एक्चुअली ग्रासिम फ्राइडे को हमने डिस्कस भी किया था स्पॉटलाइट में। काफ़ी इंटरेस्टिंग जंक्चर पर ये स्टॉक खड़ा है, तो इस समय एक अच्छा मूव यहाँ पर BTST कॉल इस समय गाबा सर की। अमित सेठ, आपका ट्रेड क्या होगा? जी अनुज जी, मैं हैवल्स के साथ जाना चाहूंगा। हैवल्स में एक अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं फ्रॉम द 2-3 दिनों से और लगता है इसमें कंटिन्यूएशन पैटर्न है।
1296 के लगभग प्राइस है, 1325 के टारगेट रहेंगे और 1285 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, हेवल्स आपकी स्क्रीन पे 1296। वो एडिशंस कैपिटल गुड्स में, कंज्यूमरेबल्स में, हेवल्स में भी काफी अच्छा खासा था। प्रशांत, आपकी कॉल क्या रहेगी? शुक्रवार को थोड़ा सा मैंने प्रीएम्प्ट करके वोल्टास दिया था 814 के लेवल पे। आज मुझे वहां कन्विंसिंग मूव लग रही है, तो यहाँ पे 825 पे मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा। स्पीड से बाहर आ रहा है, मेरा स्टॉप लॉस होगा 815, 815, और यहाँ से मुझे लगता है 840 लेके 845 के टारगेट के लिए ये तैयार हो रहा है। अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो पहले हेवल्स और अब वोल्टास भी आता हुआ। मानस, आपका ट्रेड? हर्षिता जी, रेन इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने 145 पे बेस बनाया, आज स्टॉक ने अपने 20-डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। आई थिंक यहाँ पर अभी भी रिकवरी और देखने को मिल सकती है, इसलिए रेन इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 154 के भाव चल रहे हैं और करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 151 रुपए के आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 160 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। रेन इंडस्ट्रीज का जो 155 वाला ऑप्शन है वहां पर खरीदारी करेंगे। माफ करिएगा, इसके ऑप्शंस के प्राइस मेरे को नहीं दिख रहे हैं, मैं इस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो रेन इंडस्ट्रीज में एक अपॉर्चुनिटी। राजेश सातपुते, ग्रासिम तो देखिए दोबारा रेकमेंड हो गया था, आपको कुछ नया देना पड़ेगा, बताइए। हर्षदा जी, देखिए मेरी नजर है लुपिन पे। इनफैक्ट मॉर्निंग में भी इस पे बात हुई थी और जो टारगेट था 800-810 का इनिशियली, वो एक रेंज था। मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे आज मूव मिला है, आई थिंक दिस विल बी अ बेस्ट BTST, जिसका टारगेट 830 का होगा। तो इट्स अ बाय इन लुपिन। आप 800 का ब्रेकआउट ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस जो है वो मैं रखूंगा करीबन 797 का, और जैसे मैंने कहा टारगेट मेरा 830 प्लस लुपिन। लुपिन क्या शानदार स्विंग रहा है लुपिन में। पिछले महीने इसको हमने आइडेंटिफाई किया था 750 से 760 के बीच में जब उसके नंबर्स आए थे, और उसके बाद जो वो स्विंग बना था लुपिन में। देखिए हो क्या रहा है, आज यूट्यूब लाइव पर मुझसे कई लोगों ने सवाल पूछा था। लुपिन एक ऐसी फार्मा कंपनी थी जिसने, अगर आपने वो स्टडी की है, 2003 से 10 के बीच में बहुत शानदार मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट किए थे, ऑलमोस्ट डीवीज लैब्स टाइप के, 2003 से 10 के बीच में। फिर इनका एक ख़राब टाइम आया जिसमें स्टॉक 1500-1600 वाला स्टॉक गिरकर 600 रुपये तक, 650 रुपये तक आ गया था, और वहाँ उस दौरान उनके नंबर्स काफ़ी ख़राब रहे। लेकिन अभी जो उनके नंबर्स पिछले क्वार्टर में आए और मैनेजमेंट की कमेंट और उसके बाद जो 2-3 प्रोडक्ट अप्रूवल आए, US से उनको प्रोडक्ट अप्रूवल मिलने बंद हो गए थे ब्लॉकबस्टर ड्रग्स में। अब 3-4 पाइपलाइन में है उनके वो ड्रग्स, उनमें से अगर एक आध भी अगर अप्रूवल आ गया, जो मार्केट की होप है, तो बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। और मैनेजमेंट क्वालिटी में तो खैर कोई डाउट है ही नहीं। इसके लिए एक तरीके से एक फ्रेश स्विंग आपको मिली है, और अब ये एग्जैक्टली उस कैटेगरी में आ गया जहाँ पर मुझे लग रहा है कि हर डिप पर यहाँ बाइंग आएगी लुपिन। इस समय 806 पर ध्यान रखिएगा, इसका ऑल टाइम हाई करीब 1500-1600 रुपये करीब था, अगर मेरी मेमोरी सही है तो। खैर ये बात हो गई लुपिन की, लेकिन कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, और करीब 18 मिनट बाकी मार्केट क्लोज होने में। टाइटन की बात हुई थी, ऑब्वियसली टाइटन इस समय डे हाई पर है। उसके अलावा सिप्ला में एक मूव है, सिप्ला इस समय डे हाई पर, लेकिन एक स्टॉक जो थोड़ा मार्केट को ड्रैग कर रहा है वो ICICI बैंक। अच्छा, ICICI बैंक ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब है, 958.85 इसका ऑल टाइम हाई, और आज का हाई 957.6, तो ऑल टाइम हाई तक ऑलमोस्ट गया और वहाँ से थोड़ा सा इस समय नीचे आया ये। शरद जी, शरद जी नहीं है हमारे साथ अभी इस समय। अच्छा मानस, एक टेक्निकल व्यू ले रहा हूँ मैं आपसे ICICI बैंक पर। एक अप्रोच लोगों की ये रही है कि अब ये स्टॉक काफ़ी महंगा हो गया, वो खैर एक फंडामेंटल बात है, लेकिन टेक्निकली यहाँ पर क्या व्यू होगा आपका? देखिए, टेक्निकली तो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। हालांकि अगर हम पिछले हफ्ते के कैंडल को देखें तो वहां पर एक डोजी जरूर बना है, लेकिन उसके लिए भी स्टॉक को अगर हमें कोई करेक्शन दिखाना है तो 930 रुपए के लेवल्स के नीचे जाना जरूरी है। पैटर्न तो अभी तक डेली चार्ट पे पॉजिटिव है, 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ हर्डल जरूर है, लेकिन आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। 935 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। हालांकि आप फ्रेश खरीदारी तभी करेंगे जब स्टॉक 960 रुपए के ऊपर निकलेगा। सही बात कही मानस ने हर्षदा, वो 960 पर ये तीसरी बार अटका एक्चुअली आके, और नंबर्स के बाद भी स्टॉक ने, नंबर्स इतने शानदार थे, मूव दिखाया नहीं था। एक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट को एक रिस्क लग रहा है यहाँ पर कि शायद, क्योंकि 4 टाइम्स प्राइस टू बुक अब हो गया है स्टॉक और अपने हिस्टोरिकल एवरेज से काफ़ी ऊपर है। एक वन वे तेज़ी रही है पिछले 3 साल में, एक जैसे कहते हैं गो टू स्टॉक रहा है। तो अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट को लग रहा है कि शायद कूल ऑफ होना ज़रूरी है। हालांकि अभी भी वीकनेस के साइन नहीं है, लेकिन 960 पर आकर तीसरी बार अटका है ये स्टॉक यहाँ पर।
जी हाँ, ये एक पर्टिकुलर काउंट है जो थोड़ा सा अटकता हुआ। अब देखते हैं यहाँ से आगे क्या चाल रहेगी, लेकिन फिर से हम करीब 296 अंकों की ही बढ़त पर जाकर टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं निफ्टी बैंक में, और निफ्टी भी करीब करीब अब 100 पॉइंट से नीचे का ट्रेड 98 पॉइंट्स की बढ़त पर क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, एक दो और स्टॉक्स जिस पर एक बार जाने से पहले राय ले लेते हैं। एक तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ऑफ कोर्स एक विनर रहा है। आईसीआईसीआई प्रू ने थोड़ा सा फॉलो थ्रू दिखाया था। एसबीआई लाइफ आपको याद होगा, हम उसकी भी चर्चा कर रहे थे, तो इस लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में कुछ इंटरेस्ट आया जरूर है। राजेश सातपुते, इनमें से कोई ट्रेड जो आपको लग रहा है कल के लिए कैरी किया जा सकता है? अच्छा तो जी देखिए, वैसे अगर आप देखें तो सभी अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अगर मुझे एक कैरी करना है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू कैरी एसबीआई लाइफ, जिसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो 1200 का एक इंपॉर्टेंट सप्लाई पॉइंट था, जिसको निगेट किया है। हालांकि ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन मुझे लगता है अगर कैरी करना है तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट काउंटर। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग करना है तो स्टॉप लॉस होगा आपका 1210 का, छोटे स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग रखे। मेरे हिसाब से अगर ये कैरी करते तो इसका जो टारगेट बनता है वो रहेगा 1250 से 1260। छोटा मुंह मिलेगा, लेकिन स्ट्रेंथ अभी भी बनी है। एसबीआई लाइफ 1218 डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केटेड कर रहा है, ट्रेजेक्टरी माफ कीजिएगा। अच्छा, मेटल्स में आज दो स्टॉक्स वाकई इंप्रेस कर रहे थे, नाल्को और हिंद कॉपर। क्योंकि ये सीरीज का मात्र थर्ड डे है तो जो ओआई एडिशंस हुए उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। स्कैन में अगर आप इस वक्त डेरिवेटिव्स में करें, सेक्टोरियल स्कैन में आज मेटल्स में ओआई एडिशंस जो हुए हैं वो करीब 1.1%, और उसमें से भी सबसे स्ट्रॉन्ग एडिशन हुआ है हिंद कॉपर में लगभग 5% का। माना से क्लोज तो बेहतर है, और क्लोज आया है 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर पोस्ट आई थिंक 30th जैन को ही आपको याद होगा, कैंडल टू कैंडल अगर आप कंपैरिजन करें तो वो 200 डेमा के नीचे का ब्रेकडाउन था। एक सिर्फ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, ट्रेड स्विंग पर्सपेक्टिव से आपका व्यू 108-60 पे। देखिए, अब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो आई थिंक अब ये कम से कम 112 और 115 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। तो अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 105.90 का स्टॉप लॉस लगाइए, 112 और उसके बाद 115 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो हिंद कॉपर में एक अच्छा ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जाने से पहले एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल जरूर है। कुछ स्टॉक्स जिनमें और चाल मजबूत हुई है दोपहर में, टाटा पावर मिसाल के तौर पर, मेरे ख्याल में प्रशांत सावंत इसको एड्रेस भी कर रहे थे, 2.5% तक के गेंस इधर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटे बैंकों में देखिए, आरबीएल, फेडरल, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई दिया है क्लोजिंग की तरफ। ऐसे एक्सेप्शनल मूव्स नहीं है, थोड़ी सी निबलिंग जो आप कहते हैं आई जरूर है। लेकिन दिग्गजों में अगर आप ध्यान दें, एक ही विनर और सबसे बड़ा तेजी वाला स्टॉक आज M&M, और उसके बाद ऑफ कोर्स टाइटन रहा। एसबीआई लाइफ पर भी एक बाय कॉल हमने सुना कुछ ही मिनट पहले। ये क्लोजिंग स्पेशली मेटल कंपनियों के लिए कैसे साबित हो रही है? और मेटल्स का हम ज्यादा जिक्र नहीं कर रहे हैं आजकल, लेकिन धीरे धीरे करके आप देखिए, टाटा स्टील करीब 100 के ऊपर निकलता हुआ, हिंडाल्को में हमने मेंशन भी किया था, ये टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में शामिल था। अमित सेठ, टाटा स्टील पर कोई नए विचार? जी अर्षद मैम, काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन, और हम देखें इसमें काफी अनवाइंडिंग नीचे के लेवल्स में देख रहे हैं। कॉल्स में भी स्टॉक अपने लगभग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऑलमोस्ट टच करके क्लोज कर रहा है। तो मुझे लगता है कल इसमें मोमेंटम बना रहेगा। किसी की भी अगर पोजीशन है तो 106 का स्टॉप लॉस रखें, और 112 से 114 के लेवल्स टाटा स्टील में हम 1 से 2 दिनों में देख सकते हैं। ओके, टाटा स्टील मेटल्स में वाकई मूव है, और टाटा स्टील में जो भी हर्षदा ने जिक्र किया, इसमें वाइरेशंस को अगर आप देखें तो इसमें आज शॉर्ट कवरिंग हुई, याद रखिएगा। मतलब जो शॉर्ट्स कैरी हुए थे फॉर द मंथ ऑफ जून, वो आज कवर हुए हैं। करीब ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ 1.4%, प्राइस करीब 1.7% एडवांटेज में था, तो अच्छा करता हुआ। टाटा पावर की ये कॉल जो प्रशांत ने दी थी वो काफ़ी अच्छी रही है। टाटा पावर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। लेट्स ब्रिंग टाटा पावर स्क्रीन पे लेके आइएगा 217 पे। ये इसकी आई थिंक CY23 की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोजिंग है। ये 22 दिसंबर के बाद का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोज, और 225 यानी बहुत नज़दीक है ये इनके टारगेट के, बट एक क्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये हमने डिस्कस अनुज, मैंने ख्याल शुक्रवार को क्लोजिंग में भी किया था, क्योंकि वीकली क्लोजेस का बहुत शानदार था। शुक्रवार को हम डिस्कस कर भी रहे थे। एक बार आप एक स्टॉक और दिखाइएगा, इट्स अ डेड कैट बाउंस, बट स्क्रीन पे करना पड़ेगा कंसिडर। मेट्रोपोलिस 1307 पे आके डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ अच्छा मूव देता हुआ 20 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर, और 100 डे में आपको स्ट्राइक करता हुआ। एक बार मानस, मेट्रोपोलिस पे आपका टेक हल्का सा पुल बैक है, बट यस पुल बैक है स्क्रीन पे।
अब बिल्कुल एक पुल बैक के लिए आप प्ले कर सकते हैं। 100 डे मूविंग एवरेज आज स्टॉक ने टेस्ट किया है, लेकिन पैटर्न पॉजिटिव है और 1350 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 1280 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 1280 का स्टॉप लॉस यहाँ पे 1307 पे ट्रेड करता है। एक बार मार्केट ब्रेथ लेके आइए। अब जून सीरीज का सेकंड सेशन, मार्केट ब्रेथ कैसी थी? अगर आप क्लोज को देखें 94 पॉइंट लगभग 593 पे निफ्टी और निफ्टी बैंक करीब 44,301 पे, लॉन्ग 75 और शॉर्ट कवरिंग 64 में, शॉर्ट लगभग 27 में और 22 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी तो कम थी, बट थोड़े बहुत शॉर्ट्स भी विजिबल थे, बट शॉर्ट कवरिंग काफ़ी अच्छी खासी थी, फ्रेश लॉन्ग भी काफ़ी। आई मीन ये कंसोलिडेटेड फिगर्स को देखें ना आप तो वो काफ़ी अच्छी खासी है। आई थिंक करीब 35-25 समझ लीजिए, लगभग 120। ICICI लोम्बार्ड इवन बेस BHL में आई थिंक एक कोलैप्स के बाद पोस्ट नंबर्स एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक था। ICICI प्रू इसमें एक अच्छा वेरिएशन देखा गया। IRCTC आज एक स्मार्ट पुल बैक, इसमें एक डिफरेंशियल था। आई मीन IRCTC और रेस्ट ऑफ रेलवे स्टॉक्स के मूव के बीच में वो आज थोड़ा सा पूरा हुआ। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस शॉर्ट कवरिंग M&M में, RBL बैंक में, मिड कैप बैंकिंग स्पेस में, इंडिया सीमेंट्स में, पूरा का पूरा सीमेंट्स स्पेस याद रखिएगा आज एक स्ट्रॉन्ग एडिशन देखा गया। हालांकि जहां तक इंडिया सीमेंट्स और JK सीमेंट का सवाल है, ये शॉर्ट कवरिंग के चलते भाग रहे थे, अच्छा मूव आ रहा था। और जहां तक सेल का सवाल है, यहां पर भी शॉर्ट कवरिंग और पूरे मेटल्स में आज टाटा स्टील में, शेल में शॉर्ट कवरिंग, हिंद कॉपर में लॉन्ग एडिशंस, शॉर्ट बिल्डअप। सिटी यूनियन बैंक जिसे आप एक एक्सीडेंट ऑफ द डे कह सकते हैं, GMR एयरपोर्ट्स, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज, बॉश, ONGC, इन सभी स्टॉक्स में आज शॉर्टिंग हुई, स्पेशली ONGC में पोस्ट अर्निंग्स और लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट किया गया। HCL टेक्नोलॉजीज में, इंडियन होटल्स के चार्ट थोड़े से अगर आप देखें डिस्टर्ब हैं, आई मीन बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आज प्रॉफिट बुकिंग के ग्रुप में स्टॉक आया। हालांकि अभी भी ये स्टॉक अपने 10 डे एक्सपेंशन गैरेज के ऊपर बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। बाकी मारुति, कोफोर्ज और HPCL ये कुछ और ऐसे काउंटर्स जो कि आज थोड़ा सा बैकफुट पे रहे, प्रॉफिट्स जो थे वो कैश में कन्वर्ट हुए। अनुज बिल्कुल, निफ्टी में इस समय एक अच्छा मोमेंटम है। अच्छा, एक तो स्टॉक्स और मेरे रेडार पर आ रहे हैं। एक बजट TVS मोटर लेकर आइए, क्या स्टॉक है ये, कुछ फेम सब्सिडी हो चाहे ना हो, कुछ भी हो, स्टॉक का लगातार ऑल टाइम हाइज बना रहा है आज भी। और क्रॉम्पटन कंज्यूमर एक और स्टॉक है जो हमारे रेडार पर पिछले 3-4 दिन से आया है और ख़राब नंबर के बाद से स्टॉक ने एक टर्न अराउंड दिखा है और आज इस समय डे हाई पर 275 पर ये स्टॉक। मानस, कोई व्यू क्रॉम्पटन को लेकर? काफ़ी अंडर द रेडार रहा है ये स्टॉक, लेकिन अभी 230-40 के लो से एक अच्छा स्विंग दिया है इसने। बिल्कुल, देखिए मैंने इसको रिकमेंड भी किया है, मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले की बात है, जब मैंने इसको 270 के ऊपर पकड़ा था, तब ऐसा लग रहा था कि 285 तक के भाव देखने को मिलेंगे। लेकिन 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज पैटर्न को देख के लग रहा है कि फिर से रैली रिज्यूम होगी। तो अब तो आपको 292 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे आप क्रॉम्पटन में खरीदारी कर सकते हैं। 269 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, 282 और उसके बाद 292 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग ट्रेड्स यहाँ पर आते हुए और क्लियरली आज का दिन विनर साबित हुआ है। मोमेंटम अच्छा खासा 18,600 के आसपास हम क्लोज करते हुए दिखाई देंगे। थोड़े से कुछ काउंटर्स जो बैकफुट पर बैठे हैं उन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, जाते जाते बाय द वे ITC में हल्का हल्का कुछ कूल ऑफ आने लगा है, याद रखिएगा कल एक्स डिविडेंड होगा। ONGC के लिए आज एक तगड़ा झटका और IT काउंटर्स में हमने देखा HCL टेक, विप्रो, TCS, इन्फोसिस, इन सब में अच्छी खासी बिकवाली और हर टिक के साथ इनफैक्ट डे लो के आसपास ही क्लोज करते हुए दिखाई दिए हैं काउंटर्स। तो यहाँ पर दिन भर दरअसल लगातार हमने देखा है सेल साइड की पोजीशंस ही बनती दिखाई दी है। IT स्टॉक्स कंसिस्टेंट वीक, कंसिस्टेंट ये इनफैक्ट हर्षदा, इसका एक वीक का चार्ट अगर आप लेकर आएंगे, पूरी रैली को IT ने लीड किया था। और इनफैक्ट ये एक और रीज़न देखिए, ये इस समय चार्ट है, ये आज के डिक्लाइन के बावजूद आपको 3-3.5% का मूव दिखा रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया, इवन प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस किया इसने और उसके बाद ये रैली बनी यहाँ पर। अब यहाँ पर जो एक मेरा व्यू भी है कि मार्केट में अब आप थोड़ा प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाइए। मुझे लगता नहीं कल मार्केट में कुछ आपको गैप अप या गैप डाउन मिलेगा। आज US मार्केट बंद है, हमको फ्यूचर्स का ही सहारा है सिर्फ। बस एक तो कमेंट्री वहाँ पर आ सकती है कि ये डेड डील फाइनल है या नहीं है। US मार्केट में जो बॉन्ड मार्केट और डॉलर इंडेक्स है उसका एक्शन देख के मुझे लग रहा है कि अभी भी मार्केट को थोड़ा डर है कि ये डेट सेलिंग वाली डील कहीं लास्ट मोमेंट पर अटक ना जाए। और नैस्डैक में ऑलरेडी बड़ी रैली हो चुकी है, लेकिन नैस्डैक की जो लास्ट रैली थी काफ़ी नैरो थी, वो एनवीडिया के नंबर्स की वजह से जो रैली आई थी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ओपन हो रहा है कि IT में थोड़ा शायद एक बार करेक्शन आ जाए 400-500 पॉइंट का, वापस एक बार 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट कर ले
उसके बाद शायद मूव करें। और इवन बैंक निफ्टी में भी एक बड़ा मूव आया, 44,400-500 तक आ गए आप। मेरे ख्याल से इस समय आप फुल्ली प्रॉफिट बुक करके कल मैक्सिमम क्या होगा, कल आपको थोड़ा और गैप अप, मुझे लगता नहीं गैप अप होगा भी तो सस्टेन नहीं करेगा। मेरे ख्याल से सारे ट्रिगर्स मार्केट प्ले आउट कर चुका है, थोड़ा सा अब इसको कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। 18,450 निफ्टी पर और 44,100 बैंक निफ्टी पर, ये अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटीज होंगी। ये तो शायद सब देखने को मिलेंगे। निफ्टी आईटी पर लेकिन कोई नेगेटिव साइड का ट्रेड लिया जा सकता है क्या प्रशांत, इन दी एंटिसिपेशन की कुछ और करेक्शन देखने को मिले? करंटली यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड नहीं देख रहा हूँ। इनफैक्ट जो मिड कैप आईटीज है जैसे कि बिरला सॉफ्टवेयर या कोफोर्ज, मैं इनको रडार पे रख रहा हूँ। अगर एक अच्छी डिप मिल जाए तो यहाँ एक बाय ट्रेड हो सकता है। और जहां तक फ्रंट लाइनर्स है, टीसीएस एंड टेक महिंद्रा, यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा कूलिंग या कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। और ये जब थोड़ा एक, अगर मैं टीसीएस स्पेसिफिक बात करूं तो ये अगर 3,350 को क्रॉस कर जाए तो मोमेंटम आएगा। फिलहाल शॉर्टिंग एडवाइस नहीं करूंगा, वेट कीजिए। ओके, टीसीएस आपके स्क्रीन पे डील पर। खैर, अब कुछ अच्छे क्लोज जो स्क्रीन पे हैं उसमें एक स्टॉक और उल्लेख करता हूँ, टाइटन एट ऑल टाइम हाई। बीएचएल में एक स्ट्रॉन्ग बुल बैक था। और एक स्टॉक और लेके आइएगा, अभी कुछ देर पहले मेरे रडार पे आया, दैट्स बीईएल 111.60 पे। वो ये भी इस दौर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी, यानी अक्टूबर 2022 के बाद की अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। आईआरसीटीसी का पुल बैक स्ट्रॉन्ग रहा। आईआरसीटीसी का एक क्लोज जो आ रहा है वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है। आई थिंक मिड ऑफ दिसंबर 2022 के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। मेटल्स में एक पुल बैक रहा, टाटा स्टील, सेल, हिंद कॉपर सब में स्ट्रॉन्ग पुल बैक था। लेकिन एक्सीडेंट ऑफ द डे सिटी यूनियन बैंक, जीएमआर एयरपोर्ट्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और बॉश कंप्लीटली बैकफुट पे है। निफ्टी आईटी करीब 29,239, 116 अंक नीचे, एक बार फिर से रिट्रेस होकर अपने 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज के नजदीक आने की कोशिश करता हुआ वो करीब 29,160 की रेंज में प्लेस्ड है। एक स्टॉक और जिसमें मतलब जिस सेक्टर में सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था, अगर आप एक सेक्टोरियल एनालिसिस करें और सबसे स्ट्रॉन्ग वाइडेशन वाले सेक्टर्स को देखें तो आज सबसे ऊपर जो स्पेस रहा वो था कैपिटल गुड्स। एक बार लेके आइए आप एस्ट्रल, एक स्ट्रॉन्ग वेरिएशन इस स्पेस में। और एस्ट्रल आज कैपिटल गुड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग वेरिएशन देखे गया। लेके आइएगा, इस रेंज में आई थिंक सबसे हाईएस्ट लेवल पे क्लोज हुआ 13.1% का बिल्डअप। उसके बाद बीएचएल 4.7% का, बीएल जिसका जिक्र मैं कर रहा था करीब 2.3% का। और एचएल में स्लाइटली अगर आप देखें प्रॉफिट बुकिंग थी और थोड़ी बहुत हायर लेवल से शॉर्टिंग भी हुई। बट सिमेंस और वोल्टास ये दो और स्टॉक्स जहां पे करीब 3% का बिल्डअप था। पॉली कैप भी पीछे नहीं था, करीब 2% का बिल्डअप यहाँ पे। और कमिंस ने आज सुबह खुलते ही साथ ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी छुई, उसके बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आया, थोड़े से प्रॉफिट्स जो थे वो कैश में कन्वर्ट हुए। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो निफ्टी 44,303 पे, निफ्टी बैंक माफ कीजिएगा, अगर आप सिर्फ आंकड़ों के आधार पे बात करें तो हेडिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर निफ्टी बैंक। हर्षता, ओवर टू यू। जी हाँ वीरू, क्लोजिंग निफ्टी बैंक के लिए तो एक स्ट्रॉन्गर नोट पर, स्ट्रॉन्गर फुटिंग पर जरूर हुई है, लेकिन डे हाई से थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर देखने को मिला है। सिटी यूनियन जैसे कुछ फिसड्डी रहे हैं, जीएमआर एयरपोर्ट पर प्रेशर रहा, बालकृष्ण, बॉश जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा कुछ पोजीशंस नेगेटिव साइड पर अच्छी खासी बनती हुई दिखाई दी हैं। चलिए इस क्लोज को अब देखते हैं धीरे धीरे करके कि कहां पर मार्केट फाइनली जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। 18,600 से थोड़ा सा शाये होकर लेकिन 94 अंकों की बढ़त पर निफ्टी जाकर टिकने की कोशिश में दिखाई देगा। निफ्टी बैंक ये क्लियरली आज का विनिंग ट्रेड था, लेकिन यहाँ पर भी ऊपरी लेवल्स पर थोड़ी सी थकावट देखने को मिल रही है। सांस लेने की कोशिश करता हुआ कंसोलिडेशन की तरफ एक इशारा है। मिड कैप्स ने अच्छा पार्टिसिपेट किया, इनकी भागीदारी मजबूती की तरफ ही थी। 127 अंकों का इजाफा उधर बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन निफ्टी आईटी जिसका हम जिक्र अभी कर रहे थे, वहां पर हमने देखा है कुछ अंडरटोन नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है, तो सेल साइड की पोजीशंस देखने को मिली है। अच्छा, निफ्टी का रियल एस्टेट इंडेक्स आप देखेंगे, आप देखिएगा ऑटो इंडेक्स, वहां पर खरीदारी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। नियरली आधे % के गेंस निफ्टी रियल्टी में थे, आज ऑटो में आधे % से ज्यादा का इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर हमने देखा कुछ तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी है। आज का सबसे बड़ा ट्रेड जो साबित हुआ है वो ऑफ कोर्स M&M है। नंबर्स और कमेंट्री के बाद और जो ब्रोकरेजेस की तरफ से 1600 तक के टारगेट्स आए हैं, 3.5% की बढ़त यहाँ पर। कैपेक्स का प्लान भी बाजार को अच्छा लगा, 1326 पर ये जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। यही नहीं, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जहां पर आज इंट्राडे में 10% के गेन्स देखने को मिले, उस खबर पर कि आईसीआईसीआई बैंक धीरे धीरे करके अपना हिस्सा दरअसल इस एंटिटी में बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए एक शांत सत्र, लेकिन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड वो फ्लेवर में था तेजी की तरफ।
और उसी को हूबहू दिखाया है मूव आईसीआईसीआई प्रू में। 8% तो नहीं, लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, इंश्योरेंस वाला थीम था जहां पर आज हमने देखा कुछ तेजी की पोजीशंस ऐड होती हुई दिखाई दी है। 1.5% के गेन्स एसबीआई लाइफ में, और ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई प्रू भी हमने देखा था अच्छी खासी तेजी में। हल्के से पॉजिटिव टेरिटरी में एचडीएफसी लाइफ आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग सौदे बनते दिखाई दिए हैं आज के लिए। आईटीसी आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, 52 वीक हाई के आसपास क्लोज देखने को मिल रहा है। कल ऑफ कोर्स ये स्टॉक एक्स डिविडेंड होता हुआ दिखाई देगा। अपोलो हॉस्पिटल तेजी रही, अदानी पोर्ट तेजी रही, नतीजे कल आएंगे, उससे पहले हमने देखा है कुछ इंटरेस्ट बनता दिखाई दिया है। हीट मैप अब आपके लिए लेकर आते हैं, जहां पर आखिरी 7 सेकंड्स में आपको दिखाई देगा कितनी तेजी और कितनी मुनाफा वसूली। तो मुनाफा वसूली का एक बड़ा कारण आज ओएनजीसी था, नेली 3% की गिरावट। यहाँ पर जो लॉस आया उसको लेकर झटका बना। डीवीज में कुछ पोजीशंस कटी हैं। पावर ग्रिड, एचसीएल, टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, वो आईटी काउंटर्स में मुनाफा वसूली का दबाव। और बाजार बंद होते होते देखिए कूल ऑफ कर चुका है आईसीआईसीआई बैंक, 948 के लेवल्स पर ये जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहां पर कुछ नरमी देखने को जरूर मिली, लेकिन तेजी में एमएनएम, उसका साथ दिया टाइटन ने, फिर कोल इंडिया, स्टील कंपनियों में इंटरेस्ट था। टाटा स्टील जैसे ट्रेड्स में खरीदारी वापस लौटती हुई दिखाई दी है। लेकिन निफ्टी बैंक की तेजी एसबीआई के हवाले थी, इंडसइंड बैंक के हवाले थे, एचडीएफसी बैंक की तरफ से हमने देखा नेली 1% तक के मूव्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। और आज हम 18,591 पर जाकर टिक रहे हैं 91 अंकों की बढ़त के साथ। तो ये है आज का दिन, सोमवार का सेशन, जहां पर हमने देखा है तेजी रही, लेकिन शायद बाजार इशारा कर रहा है ऊपरी लेवल से थकावट के। चलिए अब लेकर आते हैं सीधा सौदा में किस तरह के ट्रेड्स जमे हैं। लार्जली ये रिजल्ट रिलेटेड एक्शन ही था। ग्रीव्स कॉटन 10% टूटा, सिटी यूनियन बैंक 9% टूटा। हर्क्यूलिस हॉइस नतीजे काफी शानदार, 8% के गेन्स। हिंदुस्तान कॉम्पोजिट 4.5% के गेन्स, ये आशीष के टीम के परफॉर्मर्स रहे। ग्रीन लैम्प 13% ऊपर, आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स 11% ऊपर। तो जीएमआर इंफ्रा या जीएमआर एयरपोर्ट रादर 10% नीचे, और बालकृष्ण में भी हमने देखा 7.5% तक की गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई दी। ओके, तो क्लोज शायद इतना अच्छा ना रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा इस लिहाज से क्योंकि रिकॉर्ड स्थापित हुए। लेकिन डे ट्रेडर्स को यकीन मानिए आज इंडस्ट्रीज पे कुछ नहीं मिला। लेकिन ये था सोमवार, और तैयार रहिए अनुज मंगल की दंगल के लिए। हाँ, कल एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी है कल फाइनेंशियल निफ्टी की। तो नॉर्मली ट्यूसडे बहुत बोरिंग होता है वीरू, लेकिन हाँ बस ये है कि कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में शायद हमको एक्शन दिखे। मुझे लग रहा है इंडेक्स कल थोड़ा तंग करेगा फिर से।